तो लेक्चर 4 का हमारा टारगेट क्या होगा, वो होगा गुप्ता पीरियड, ठीक है, और लेटर गुप्ता पीरियड। पहले मैं गुप्ता और लेटर गुप्ता पीरियड के हमारे जो टारगेट है, हम अब एक बार क्या करते हैं, पहले टारगेट को देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक तो पहले स्टार्ट बहुत बेसिक से, तो हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि भाई ठीक है, गुप्तों की उत्पत्ति, जो प्रारंभिक साक्ष्य है उनको देखेंगे, जो प्रमुख गुप्त शासक हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो, चाहे वो समुद्रगुप्ता की बात हो, ठीक है, चाहे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो, ठीक है, रामगुप्त की बात हो, ठीक, इन सभी लोग को इन डिटेल देखते चलेंगे, चाहे कुमारगुप्त की बात हो, स्कंदगुप्त की बात हो। स्कंदगुप्त के समय में चूंकि देखोगे कि हुड़ों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हुड़ों से लगातार स्कंदगुप्त का युद्ध में रहना आर्थिक पतन का कारण बनता है, और साम्राज्य में आर्थिक अवनति हो जाएगी, उन्नति की जगह। परिणाम रहेगा कि आगे जो आफ्टर स्कंदगुप्त जो शासक आएंगे वो उतना पावरफुल नहीं रहते हैं, और यही मेन रीजन भी माना जाता है गुप्ता पीरियड के बर्बाद होने के पीछे या उसके पिछड़ने के पीछे। हमको क्या करना है आगे चल के, ठीक है, इन चीजों को देखने के बाद, ध्यान देना, इन चीजों को देखने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा हुड़ आक्रमण को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। तो हुड़ जो पश्चिमोत्तर भारत की जो आपकी हुड़ है, थोड़ा सा उनको समझेंगे, फिर हम गुप्ता लिटरेचर्स को समझने की कोशिश करेंगे, फिर गुप्ता की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स थे उनको देखेंगे, इनकी रेवेन्यू सिस्टम को समझेंगे, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। इसके बाद से हमारी बारी आ जाती है लेटर गुप्ता पीरियड की। लेटर गुप्ता पीरियड में हम वल्लभी के मैत्रक वंश के बारे में समझेंगे, पंजाब की हुड़ों के, ठीक है। अब देखो हुड़ के ऊपर चर्चा हम लोग कुछ न कुछ ऊपर भी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा चर्चा हम लोग मतलब स्टार्ट तो हमने स्कंदगुप्त की ड्यूरेशन में भी कर लिया है, तो कुछ चर्चा यहां कर लेंगे, वहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद से वर्धन डायनेस्टी देखेंगे, क्योंकि वर्धन डायनेस्टी का एक इन डिटेल एकदम चर्चा करेंगे। वर्धन डायनेस्टी का संबंध हमको बताया कि चूंकि वर्धन डायनेस्टी वर्सेस चलता है आपका क्या, तो वर्धन डायनेस्टी आपका वर्सेस चलता है एक डायनेस्टी से, ठीक है, जिसका शासक आप बता सकते हो हमको कि भाई हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था, ठीक है, हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था। आप ये बात कमेंट कर सकते हो, जैसे ही आप ये बात कमेंट करोगे आपको पता चलेगा कि भाई हमको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, और वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो डायनेस्टी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, वो आपकी है चालुक्य डायनेस्टी। तो हम क्या करेंगे, चालुक्य डायनेस्टी को देखेंगे। इतनी सारी चीजें हमको आज की क्लास में खत्म करनी है, ठीक है। लगभग 13-14 पेज का कंटेंट है, इसको इन डिटेल समझेंगे। आप गुप्ता पीरियड इस क्लास को पढ़ने के बाद आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व करना है। अब देखो करना क्या, आपको घटना चक्र का पूर्वावलोकन उठाना, पाषाण काल से स्टार्ट करना, और पूरा का पूरा आपको एंशिएंट हिस्ट्री सॉल्व करनी है। देखो मैंने क्या नहीं पढ़ा, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपको संगम पीरियड नहीं पढ़ाया है, ठीक है। संगम पीरियड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। संगम काल, इसमें चोल, चेर, पांड्य, ठीक है, इनके बारे में हमको डिटेल जानकारी चाहिए। खासतौर पे इसमें आपको चोला के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, चोल शासकों के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में देखेंगे चोला का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ग्राम शासन को स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी अंपायर है भारत की जो समझ जाओ कि नेवी पावर बनाती है, और अपने नेवी पावर के दम पे ये क्या करेंगे, ये श्रीलंका तक को जीत लेते हैं, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो चोला डायनेस्टी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कल्चर के क्षेत्र में भी काफी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। संगम पीरियड के बारे में जो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो आपके संगम सम्मेलन के ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। हमको पता है कुल टोटल 3 संगम सम्मेलन हुए हैं, उनमें हमको ध्यान देना है कि भाई कहां पे हुआ, ठीक है। देखो तीनों संगम सम्मेलन आपका पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ है, ठीक है। और पांड्यों की राजधानी कहां थी, तो आंसर आप देना कि क्या मदुरई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए तीनों, अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही ये बताना है। संगम पीरियड में तमिल लिटरेचर्स लिखे गए हैं, कोई तमिल महाकाव्य लिखे गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे तोलकाप्पियम लिखा गया था। तोलकाप्पियम क्या है, तो तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण है। तोलकाप्पियम लिखा किसने था, तो तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया था। तो हमको तमिल लिटरेचर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई तोलकाप्पियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, यह एक तमिल व्याकरण है, या ये लिख देगा यह एक तमिल महाकाव्य है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट लिख देगा ये आपका नकीरर जी के द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान देना ये तोलकाप्पियर जी के द्वारा लिखा गया था, और ये क्या ये एक तमिल व्याकरण है। जो नकीरर जी ने जिस तमिल लिटरेचर की न्यू रखी है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मरु करके है, आप बता दोगे तो अच्छी बात है। मतलब क्या है कि आपको संगम लिटरेचर्स याद करना है। ध्यान देना, आप क्या याद करना है, आपको संगम लिटरेचर पढ़ना है, ठीक। 4-5 है, मैं इसका कहोगे तो नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा,
ठीक है, आप देख लेना। बल्कि में संगम पीरियड में आपको एक लेक्चर नंबर 13 जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का है, जो इन डिटेल क्लास थी, उसको देख लोगे तो संगम की पूरी जानकारी आपको चाहिए। मैं इस क्लास की वीडियो आपके ग्रुप में अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। इसका फायदा मुझे ये रहेगा कि मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम बच जाएगा, 25 मिनट का टाइम बच जाएगा, ठीक है। इन डिटेल यहाँ पे चीजें पढ़ाई गई हैं, तो इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के लिए मैं बच रहा हूं, क्योंकि संगम पीरियड में क्लासेस इन डिटेल ली गई हैं, तो उसको देख लेना आप लोग, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। अब आप जब पूर्वावलोकन सॉल्व करोगे तो पूर्वावलोकन के लास्ट में क्या है, पूरा एंशिएंट लिटरेचर के ऊपर एक टॉपिक ही है। एंशिएंट लिटरेचर के ऊपर देखो, हमने समय के साथ मौर्य पीरियड पढ़ा तो मौर्य लिटरेचर्स देखा, लेटर मौर्य पीरियड पढ़ा तो लेटर मौर्य लिटरेचर्स देखा, आज गुप्ता पढ़ेंगे तो गुप्ता लिटरेचर देखेंगे और लेटर गुप्ता पीरियड लिटरेचर्स देखेंगे। बट आप जब इस बुक में जाओगे तो एंशिएंट लिटरेचर का एक टॉपिक है, आप पूरा एंशिएंट लिटरेचर एक साथ तैयार करके उसके नोट्स बनाना। और इसी में आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में एक वास्तुकला के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर क्या है, एक टॉपिक है, ठीक है। आप इस वास्तुकला वाले टॉपिक को भी क्या करिए, समाप्त करिए। फैक्चुअली टॉपिक है, ये मंदिर किसने बनाया, वो किसने बनवाया, स्ट्रक्चर किसने बनवाया, ऐसे टॉपिक से वो, ठीक है, इनको देख जाना है। ये दोनों बेहद फैक्चुअल टॉपिक्स हैं। इसमें से तो 80% आपने पढ़ा हुआ है, वास्तुकला के भी कुछ एरिया को पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, जिसको आपको देख लेना रहेगा, ओके। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी। अब अपने आए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार जिन दोस्तों को क्लास प्यारी लग रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों में, ठीक है, मास्टर क्लास के बारे में आपको जरूरत है ना, और जो टेस्ट सीरीज हमारी प्रीलिम्स की, ठीक है, वो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज बनाने की कोशिश की गई है। आप तब उसको लेके प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। आते हैं अपने काम पे हम लोग, तो वो काम पे आते हैं तो हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात, कभी ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, कभी पूछेगा भी नहीं कि गुप्तों का संदर्भ कहां से, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या मानते हैं कि राजा हमेशा क्या होगा, तो राजा हमेशा क्षत्रिय वर्ग से होगा। हालांकि जो प्रमाण मत है वो कहते हैं कि गुप्त वंश जो थे वो संभवतः वैश्य क्लास से संबंधित थे, ठीक है। इस बात के हमको जो एविडेंसेस मिलते हैं, ओके। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस थे। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो प्रयाग में जो इंस्क्रिप्शन है जिसमें ढेर सारी प्रशंसाएं दिखाई गई है, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता की, तो उसमें कुछ पुराने पूर्वजों के बारे में चर्चा है। जिस पूर्वज के बारे में चर्चा, उनमें श्रीगुप्त और घटोत्कच का नाम आता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि हो सकता हो श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक रहा हो। क्या रहा हो, संस्थापक रहा हो, ठीक है। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्ता। आगे घटोत्कच आता है। लेकिन जब बात आती है कि सर वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इस वंश का वास्तविक संस्थापक आपका जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है चंद्रगुप्ता प्रथम। आप बोलोगे सर ये वास्तविक संस्थापक और संस्थापक का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली देखो, वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है, सिंपल से टर्म से समझो, कि उस पूरी डायनेस्टी को किसने बेहतरीन तरीके से स्टेबल बनाया, किसने सेना को स्टेबल बनाया, किसने रेवेन्यू सिस्टम को स्टेबल बनाया। यानी सेना, रेवेन्यू सिस्टम स्टेबल हो, राज्य में कोई बहुत ज्यादा विरोध ना हो और क्षेत्रीय विस्तार भी हो, एरिया भी बढ़े, तो उस ड्यूरेशन को हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो वो स्टेबिलिटी हमको कब देखने को मिलती है, तो वो स्टेबिलिटी आपको चंद्रगुप्त प्रथम के समय में देखने को मिलती है। अब हम लोग कुछ चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनको देखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे क्या क्या जानकारी है कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक, जो रियल फाउंडर माना जाता है, वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है, ठीक है। यहां पे इसको जूम करूंगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है कि इसने गद्दी पे कब बैठा, तो 319 से 20 ईस्वी में गद्दी पे बैठा। ये बीसी नहीं है, ध्यान, ठीक। 319 से 20 ईस्वी में ये बैठा और यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है, तो गुप्त संवत की यहीं से शुरुआत मानी जाती है। तो ये दिमाग में रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और 319 ईस्वी को हम लोग गुप्त संवत, कभी भी मेंशन शक संवत, ठीक है, गुप्त संवत, कली संवत, ऐसे पेपर में क्वेश्चन बन के आते भी है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पे एक क्वेश्चन शायद मैंने रखा भी है, आपको दिखा देता हूं लास्ट में वो क्वेश्चन, ठीक है। कंटेंट मतलब देखो, मैं बताऊं कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे कंटेंट पे लगे हैं भाई, तब जाके कंटेंट आपके तैयार हो गया। तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपके पास लेके आऊं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, ये ऑलरेडी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विक्रम संवत के बारे में चर्चा है, शक संवत के बारे में चर्चा है, गुप्त संवत के बारे में। अच्छा, ये संवत थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है, संवत्सर। अच्छा, ये संवत्सर ही पेपर में लिखा था, ठीक है, हाँ याद आ गया मुझे, ठीक है। और गुप्त संवत्सर या कली संवत्सर, तो कली थोड़ा एंशिएंट, थोड़ा पुराना लग रहा है आपको, कभी पढ़ोगे तो मिलेगा नहीं। तो कली संवत आप वैसे भी समझाना, सबसे एंशिएंट, सबसे पुराना जो होगा वही कली संवत होगा। इसमें 2 फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना।
जो आपको पता रहना चाहिए, जिसके बारे में मतलब मेरा मानना है कि भाई आपको जानकारी रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के बारे में ना पता हो लेकिन इसके बारे में पता हो। एक आपका है शक संवत और एक आपका है क्या, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत अभी आप जस्ट पढ़ रहे हैं, जस्ट क्या पढ़ना है कि गुप्त संवत आपका हो गया क्या 319-20। तो सी का क्या संबंध हो गया, सी का तो हो गया, तो देखो सी तो भाई 3 जगह है, सी का दो क्या है 3 जगह है, ठीक है। अब आप चलो विक्रम संवत बताओ, आप शक संवत बताओ, ठीक है। ये तीन तो बेहद इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में देखो, ए तो नहीं होना है आंसर, आंसर नंबर ए नहीं होना है, ठीक है। चलो डी का 1 मिला दो, डी का 1 जैसे मिलाओगे आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस चीज को कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को मेंशन करना है। तो जो बेसिक फैक्ट दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है मेरे भाई। आजकल यूपी पीसीएस का क्या टारगेट हो गया है कि यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम है तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन की संख्या कम कर दो, यूपी पीसीएस मेंस, आरओके और यूपीएससी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ दो। आजकल पिछले 2 एग्जामिनेशन से मैं देख रहा हूं, 23 की बात नहीं कर रहा हूं, कैंसल पेपर से आरओके और जो दिसंबर में आपका पेपर हुआ 2024 का, उस पेपर से जो नया ट्रेंड निकला वो ये निकला है, ताकि केवल पीवाईक्यू के दम पे चेंज ना हो पाए, ठीक है। ये टारगेट उनका बन गया है। तो आते हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते जहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, एक एक चीज समझाते चलेंगे, कहीं मेरे भाई बंधु को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब बताते कि सर चंद्रगुप्त प्रथम ने टाइटल क्या लिया था, तो टाइटल इनका था, उस टाइटल का नाम था महाराजाधिराज। इन्होंने महाराजाधिराज की टाइटल ली थी, महाराजाधिराज। पेपर में क्वेश्चन टाइटल एक तरफ रूलर्स का नाम लिख के और एक तरफ टाइटल्स का नाम लिख के पेपर में क्वेश्चन बनाता भी है, ठीक है। तो हम समझ गए। इनका विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विवाह किया था तो लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, और लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था कुमार देवी। एक बार पेपर में इनकी पत्नी का नाम, विभिन्न राजाओं की पत्नियों के नाम पूछा हुआ है, ठीक है, मैच द कॉलम में। उसमें समुद्रगुप्त की भी पत्नी का नाम था और उसमें चंद्रगुप्त प्रथम की भी पत्नी का नाम था, तो कुमार देवी इनकी पत्नी का नाम था। अच्छा, कैसे पता चलता कि इनकी पत्नी का नाम लिच्छवी था, ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी, तो इनके क्वाइंस पे इनकी पत्नी का नाम भी लिखा है, लिच्छवय और लिखते हुए मिला हुआ है, ठीक है। इनके क्वाइंस में इस बात की जानकारी भी मिली है स्वर्ण सिक्कों पे, ठीक है, ऐसा लिच्छवय और टर्म्स मिला है जो दिखाता है कि लिच्छवी राजकुमारी से जो इनका विवाह हुआ था तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और राजा रानी का चित्र है उसमें। तो एक माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम होंगे, दूसरी राजकुमारी कुमार देवी होंगी, क्योंकि नीचे क्या लिखा है, लिच्छवय लिखा है, लिच्छवय, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है, यहां तक ठीक। जो यहां पे आपका ये आपने प्रयाग प्रशस्ति देखा ना, तो प्रयाग अभिलेख में लिच्छवी दोहित्र वर्ड का भी प्रयोग है। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या हुआ, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न, किसको कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी कन्या से उत्पन्न कहा गया है, ठीक है, ध्यान देना। ये देखना यहां पे नेक्स्ट रूलर क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है आपका, उस पर्सनालिटी का नाम है समुद्रगुप्त। 90% चांस है कि गुप्ता पीरियड में जो क्वेश्चन बन के आया वो समुद्रगुप्ता से बन के आएगा। मैंने आपसे बोला कि जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन है, प्रयाग अभिलेख है, उसमें एक टर्म्स का प्रयोग किया गया है। वो क्या किया गया इसके लिए, वो लिखा गया लिच्छवी दोहित्र। यहां पे कहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी दोहित्र, ठीक है, दोहित्र, ये टर्म्स है। तो लिच्छवी चूंकि इनकी माता का नाम था, मतलब माता का वंश है, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, और दोहित्र मतलब उनसे जन्म लिया पुत्र, ठीक है, तो वो था समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहित्र पेपर में कभी क्वेश्चन बन गया ये टर्म्स, कि टर्म्स किसके लिए प्रयोग किया जाता था, तो वो आपका बनेगा समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। भाई मेरे पैरेलल आप लोग कुछ काम बता रहा हूं, जिसको आरओ में रिजल्ट लेना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, इसमें दम मार के पकड़ बनाओ। यही आपके रिजल्ट में 80% भूमिका निभाएंगे। जीएस की कंट्रीब्यूशन आपके रिजल्ट में मैक्सिमम 20% होगी। यहां से जितना स्कोर ज्यादा करोगे, जीएस का कंट्रीब्यूशन उतना कम होता जाएगा। मैं जितना क्लास हम लोग करा देंगे जीएस को लेके, उतने में आप जीएस की बाधा को पार कर जाओगे, ठीक है, ध्यान देना। आप जितना आपके पास हिम्मत है, चैलेंज देता हूं, तो मेरे साथ पूर्वावलोकन सॉल्व करो। जैसे पूरी हिस्ट्री की क्लास खत्म होगी, आप कमेंट में बताना कि हाँ सर, आपके साथ मैंने पूरी की पूरी पूर्वावलोकन हिस्ट्री की कंप्लीट कर दी। जैसे रमन सर आपकी क्लासेस ले रहे हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, पैरेलल मैंने भाई हर एक टॉपिक से एटलीस्ट पीवाईक्यू के आए गए क्वेश्चन को 3-3 बार 4-4 बार लगाओ। एक एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख जाओ। जो होमवर्क दे रहे हैं सर, जरूर लगाओ। ये काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, काम तभी बनेगा, वरना काम नहीं बनेगा।
देखो हमने तो कोशिश किया कि हम एक निश्चित शुल्क में, कम शुल्क में आपका रिवीजन करा दें। हम अपनी तरफ से आपको ऐसा मत मान के चलो कि मेरे पास ऐसा कुछ था कंटेंट लिखा, मैं आके यहाँ पे बक दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैंने एक एक चीज नोट करके बेहतरीन लाके आपके पास रखा है, ताकि हमारे जो दोस्त हैं, भाई है, उनके पास बेहतरीन कंटेंट मिल सके। ठीक, तो ध्यान देना, प्रयास करना है। प्रैक्टिस करोगे तो ना इसका लाभ आपको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। ठीक है, मेरा भी लाभ कहां है, जब आपका रिजल्ट हो उसी में मेरा लाभ छिपा है। तो ये काम बहुत ध्यान से करना आप सबको। ठीक है, हाँ भाई, रिजल्ट चाहिए, आपका रिजल्ट केवल आपका नहीं है, मेरा खुद का भी है। हाँ, क्लियर सी बात। अब आते हैं हम लोग यहां पे, क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। पेपर में 90 मैक्सिमम जो इसके बारे में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है, एरर अभिलेख का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो एरर अभिलेख तो आप लोग कमेंट करके बताओ, प्रयाग प्रशस्ति मैं बता रहा हूं। देखो, तो एक इतिहासकार है, या हम लोग कह सकते हैं इनके इतिहासकार है। ठीक है, इनके दरबारी थे, उनका नाम था हरिशेन। हरिशेन के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति पूरी संस्कृत में लिखा गया है, टोटली संस्कृत में लिखा गया है ये प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसमें क्या है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। तो प्रशंसा क्या होगी, जैसे निशान सर बहुत दमदार करेंट अफेयर पढ़ाते हैं, बहुत दमदार हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत दमदार पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो ये निशान सर की प्रशंसा हो गई। तो निशान सर इंस्क्रिप्शन लिखवाएंगे, गोरखपुर में रखवा देंगे, लिखवाएंगे गोरखपुर प्रशस्ति, उसमें ये पॉइंट्स लिखे रहेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो ये हम लोग समझ गए कि ये क्या है भाई, इसमें जो विजय है, जो इनकी कॉन्क्वेस्ट है, वो इसमें लिखे गए हैं, जो विजय अभियान है वो लिखे गए हैं इसमें। ठीक है, ध्यान देना। अब आते हैं, देखो अगर हम लोग प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा करें तो इसके पहले एक शासक का नाम मौर्य पीरियड में हमने पढ़ा, उस शासक का नाम था अशोक। अशोक के द्वारा इस प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी में स्टेब्लिश कराया गया था, जिसको हमने पढ़ा था कि अकबर ने लाके अकबर के किले में रखवा दिया, क्योंकि इसके अकबर ने लाके अकबर के किले में रखवा दिया। तो कौशाम्बी में जब ये लेख था, उसी समय क्या है जानना, समुद्रगुप्त ने इसी में अपनी प्रशस्ति लिखवाई है। मूल रूप से जो प्रयाग प्रशस्ति है वो क्या है, वो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है। ठीक है, और चूंकि अकबर जब लेके आएगा इसको अकबर के किले में, तो जहांगीर और बीरबल भी अपनी, भाई घर का हो गया तो कुछ भी लिख दो, तो जहांगीर और बीरबल भी इसमें अपने लेख लिखे हैं। पेपर में क्वेश्चन भी बन के आया कि प्रयाग प्रशस्ति में किस मुगल शासक के आदेश या लेख हैं, तो आंसर आएगा क्या, जहांगीर। अकबर नहीं आएगा मेरे भाई, अकबर ने लाया है, उसमें आदेश किसका लिखा है, जहांगीर का। बीरबल के भी कुछ लेख उसमें मौजूद हैं, बीरबल के भी कुछ लेख उसमें मौजूद हैं, ध्यान देना। तो अगर आएगा कि किसने कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया, तो आंसर बनेगा अकबर, और बोलेगा कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के लेख हैं, किस मुगल शासक के लेख हैं, तो आंसर बनेगा जहांगीर। अब जहांगीर कौन था, अकबर कौन था, पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। इस बार तो मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो बाबर से है, ज्यादा क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो राणा सांगा जी से है, ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना जो है वो दारा सिकोह से है, और ज्यादा क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो शिवाजी से है, महाराजा शिवाजी से है। ठीक है, तो अपने जो राजे हैं महाराजा शिवाजी, वहां से है। फिर जो छत्रपतियों का या हम लोग कैसे पेशवाओं का शासन था, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये बड़ा टारगेट एरियाज रहेंगे, तो यहां से चांस है कि 2 क्वेश्चन पेपर में आए, क्योंकि लगातार न्यूज में है। करंट में बता रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि अब बोलोगे कि सर राणा सांगा जी के बारे में क्या हुआ, इनको चूंकि कई कुछ जगहों पे मेंशन है कि बाबर को इन्होंने आमंत्रण दिया था आने के लिए, तो लोग मानते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया गया एक सांसद जी के द्वारा कि भाई इनको गद्दार स्टेटमेंट दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अब डिबेट आ गया कि क्या गद्दार थे या नहीं थे। ठीक है, तो हमारे लिए राणा सांगा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नो डाउट उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, एक टर्म्स में जितने चोटें उनको लगे ना, 80 घाव, आंख फुट गई, एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, पैर में तीर लग गई थी, पैर काम करना बंद कर दिया था, उसके बावजूद उस शख्स ने जिंदगी में केवल एक लड़ाई हारी है, जिस लड़ाई का नाम है खानवा का युद्ध। ठीक है, तो वीरों पे कभी शक नहीं करते। ठीक है, हाँ इस चीज को समझो, और ये कभी प्रूफ नहीं हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से कि राणा सांगा ने ही क्या किया था, बाबर को बुलाया था। तो राणा सांगा इसलिए न्यूज में है। और अभी चूंकि क्या है, एक मूवी आई छावा ने मूवी ने एक डिबेट स्टार्ट किया, और यहीं से न्यूज में है औरंगजेब। तो औरंगजेब को लोगों ने महान बोला, कुछ लोगों ने, जाहिर सी बात है, और वहीं से तुलना हुई कि भाई किसी की अगर तुलना करनी ही है, किसी शख्स को अगर वहां पे महान दिखाना है तो दारा सिकोह को दिखाओ। तो औरंगजेब और दारा सिकोह इस तरह से इंपॉर्टेंस हो गया। तो करेंट इस बार बहुत टच करेगी आपकी हिस्ट्री को। ठीक है, ध्यान देना।
अब हम लोग आते हैं, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल पढ़ाऊंगा, इतने टॉपिक्स को तो इन डिटेल जाऊंगा, मतलब जितना समय दे सकता हूं उतना समय दूंगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने इसका एक टाइटल है, वो है सर्वराज्योच्छेदा, ठीक है, सभी राजाओं का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल किंग्स, सभी राजाओं का क्या करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो इन्होंने दक्षिणापथ और उत्तरापथ दोनों, देखो दोनों ही राजाओं को हराया। दक्षिणापथ के 12 शासकों को इनके द्वारा हराया गया था, जानना, दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया गया था और उत्तरापथ के 9 राज्यों को इनके द्वारा हराया गया था। किसके द्वारा, ये मैं बात कर रहा हूं समुद्रगुप्त के द्वारा, और प्रयाग प्रशस्ति में इस बारे में चर्चा भी है। अब बोलोगे सर वो 12 राज्य, वो 9 राज्य कौन थे, तो जो इन डिटेल वाली क्लास है उसमें लिया हूं, यहाँ पे कोई चांस नहीं कि मेमोरी क्वेश्चन आए। हाँ, उसमें कुछ का नाम मैं बता देता हूं, जैसे दक्षिण पथ में कौशल के जो महेंद्र थे उनको पराजित किया था, ठीक है। महाकांतार के व्याघ्रराज, उनके राज्य को हराया था, ठीक है। कोरट के मंत्र राज को हराया गया था, कोरट के मंत्र, और पिस्टापुर के महेंद्रगिरी को। ये कुछ मैथ्स दी कॉलम में भी आ सकता है, बस सुना रहा हूं कहानी, ध्यान देना, ठीक है। इनके विजयों को देखते हुए भारत का नेपोलियन कहा है एवी स्मिथ ने, इनकी एक बुक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में एवी स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, जबकि पता नहीं है स्मिथ को। देखो कहा जाता है इतिहास जो लिखेगा वही, जो लिख देगा वही सही माना जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। नेपोलियन के काफी पहले के हैं हमारे समुद्रगुप्त जी, बल्कि नेपोलियन को क्या करना चाहिए था, फ्रांस का क्या करना चाहिए था, समुद्रगुप्त। लेकिन हुआ क्या भाई, इतिहास तुमने लिख दिया भारत का नेपोलियन, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। चलो, तो एवी स्मिथ बुक भी आ सकती है, आजकल बुक भी आ जा रहा है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब बात आती है इनके द्वारा क्या किया गया, अश्वमेध यज्ञ किए गए, ध्यान देना। आगे बात में इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं। अपनी विजय के पश्चात क्या हुआ था, बेसिकली अश्वमेध यज्ञ किए थे कौन, तो विभिन्न विजयों के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किए थे आपके समुद्रगुप्त। पीटी में क्वेश्चन आपसे बन के आ सकता है, ठीक है। मैंने आपसे इसके पहले पुष्यमित्र शुंग जी के बारे में पढ़ा था और बताया था कि अयोध्या अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पेपर में आपसे क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किसने कराया था, होमवर्क लो, यस होमवर्क लो, चलो कमेंट करो। 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध प्लस 1 राजसूय, 1 राजसूय यज्ञ किसने कराया था, ठीक है, 1 राजसूय यज्ञ किसने कराया था, ये आप कमेंट करके बताओ। अच्छा, जो मैं अयोध्या का अभिलेख कहता ना वो धनदेव के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जानना, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञों की चर्चा है, ठीक है, वहां पे जानना वो धनदेव जी के द्वारा उस अभिलेख को लिखा गया था। यहां पे आपको बताओ कि 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ करने वाला शासक कौन है, ठीक है, ओके, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम जाएंगे, हम अब हमारे लिए अगले इंपॉर्टेंट है वो है रामगुप्त। देखो रामगुप्त के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त के बारे बाद शासक कौन बना, तो वो रामगुप्त बने थे, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम एक नाटक है जहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, किसके बारे में, रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के बारे में। कहा जाता है कि इनके बारे में ये एक धिक्कारपूर्ण कहानी है कि एक शकों का आक्रमण इनके ड्यूरेशन में हुआ और एक शक शासक था, उसने क्या किया कि रामगुप्त को पराजित कर दिया और रामगुप्त से उनकी पत्नी की इच्छा व्यक्त करता है वो। और रामगुप्त चूंकि हारे हुए थे तो इन्होंने अपनी पत्नी, जिनका नाम ध्रुव देवी था, ठीक है, और इन्हें क्या किया, उसे सौंपने पे सहमति बना लेते हैं, एग्रीड हो जाते हैं कि भाई ठीक है मैं अपनी पत्नी को शक शासक के पास सरेंडर कर दूंगा। अब देखो गुप्तों के लिए पतन की तो बात थी भाई, ये तो जनता क्या इज्जत करेगी जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप सोचो, तो फिर भाई कौन तुम्हारी बात मानेगा, ये शर्म की बात थी। जैसे ही पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय को कि भैया रामगुप्त क्या करने जा रहे हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे, इनके छोटे भाई थे। जैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलता है कि भैया क्या कर रहे हैं, भाभी को शक आक्रमण में जो हारे हैं वहां पे दान देने जा रहे हैं या उनको समर्पण करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 काम करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, अपने भाई की भी हत्या करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, रामगुप्त को निपटाएंगे, इनकी हत्या कर लेंगे रामगुप्त की। तो रामगुप्त की हत्या की कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, और अपनी भाभी से ये क्या कर लेते हैं, शादी करते हैं, ठीक। और केवल यही नहीं, जिस शासक ने ध्रुव देवी की मांग की थी उसकी भी हत्या कौन करते हैं, उनकी भी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया जाता है। छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे भी मारा और
इस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश की जो प्रतिष्ठा थी उसकी रक्षा कर लेते हैं। ओके, तो हमारे लिए क्या है अब चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो क्योंकि शकों को इन्होंने, शकों का समूल नाश कर दिया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अंतिम शक शासक जिसका नाम रुद्र सिंह तृतीय है उसको भी किसने पराजित किया, उसको भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही पराजित किया। और शकों को पराजित, शकों को डिफीट करने के कारण इन्होंने एक टाइटल लिया जिस टाइटल का नाम है सकारी। इस टाइटल को लेने का रीजन क्या था कि रुद्र सिंह तृतीय जो कि लास्ट शक किंग था उसको डिफीट किया था, उसको पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसको हराने के एवज में इन्होंने सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के चलाए थे। और इस सिल्वर, गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन्स को रूपक या रूप्यक के नाम से जानते थे। ध्यान देना, गुप्ता पीरियड में सिल्वर कॉइन्स को यानी चांदी के सिक्के को रूपक या रूप्यक के नाम से जानते थे। ये हो गया आपका रामगुप्त। तो रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद आए थे और समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या की। हत्या का रीजन बताया और चंद्रगुप्त द्वितीय की समझो। अब इससे पता चलता है कि भाई चंद्रगुप्त महान शासक रहे होंगे। कुछ इनके नाम और भी मिलते हैं, देवगुप्त मिलता है, देवराज मिलता है, देवश्री मिलता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम में देव टाइटल है, देव टाइटल है। देव इनका उपनाम था, उसमें कभी गुप्त जुड़ जाता है, कभी राज जुड़ जाता है, कभी श्री जुड़ जाता है, तो टाइटल्स बन गया। समय के साथ इन्होंने कई सारी उपाधियां ली। जैसे मैंने आपसे बोला था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या कौन सी टाइटल ली थी, तो महाराजा धीराज की टाइटल ली थी। उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत जैसी टाइटल्स को स्वीकार किया। विक्रमादित्य और परम भागवत जैसे टाइटल्स को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बात समझे, विक्रमादित्य और परम भागवत जैसे टाइटल्स को इनके द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, एक ध्यान देना, एक समुद्रगुप्त की टाइटल भी है जो मैंने बताना आपसे भूल गया, वो है पृथ्व्याम प्रथम वीर। ठीक है, यहां पे कहीं लिखा है क्या पृथ्व्याम प्रथम वीर के बारे में? नहीं लिखा है, तो ध्यान देना मेरे भाई। एक अच्छा यहां पे देखो लिखा हुआ है पृथ्व्याम। जब इन्होंने क्या किया, जब बहुत सारे मतलब उत्तरापथ और दक्षिणापथ के शासकों को हरा लेते हैं, उत्तरापथ के 9 और दक्षिणापथ के जब 12 शासकों को हरा लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और यहां से वो टाइटल लेते हैं जिस टाइटल का नाम था पृथ्व्याम प्रथम वीर, अ पर्सन हु हैज नो रिवाइवल, ठीक है, ऑन अर्थ, मतलब कोई विरोधी। इसका अर्थ होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी, मतलब धरती पे इनका कोई प्रतिद्वंदी, कोई शत्रु मौजूद ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने काम पे। देखिए इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आती है मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरा मीडियम थोड़ा हिंदी रहा है और इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं इसी के लिए कंटेंट मैक्सिमम ट्रांसलेट है, ठीक है, ध्यान देना। तो निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए। जहां पे ऐसी दिक्कत आएगी तो आप सब कमेंट करके बता भी सकते हैं कि थोड़ा स्पीड से स्लो है, तेज है, थोड़ा स्लो कर लोगे तो मैच कर जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से थोड़ा चीजों को मिक्स करने की। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यहां तक हमने देख लिया। अब टाइटल्स हमने देख लिया। अब देखो इनका एक लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है जो कि इस वक्त मेहरौली में है। मेहरौली का लौह स्तंभ इसको हम लोग कहते हैं। आप कभी कुतुब मीनार घूमने जाना तो आपको वहां पे ये लौह स्तंभ देखने को मिलता है। ये लौह स्तंभ आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपको ये लौह स्तंभ आपको कुतुब मीनार में देखने को मिलता है। ठीक है, कहा जाता है कि हो सकता हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको लाके यहां पे रख दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको लाके यहां पे रख दिया गया था। यहां पे एक चंद्र नामक वर्ड पाया जाता है, जिस चंद्र नामक वर्ड से यह माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने क्या किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, उन 9 रत्नों के बारे में चर्चा कर दिया है। जो ठीक है, जो 9 जेम्स थे उनके बारे में इनकी कोर्ट में। अब देखो उसमें कौन थे, तो भाई कालिदास। कालिदास क्या थे, तो महान विद्वान, महान रचयिता। ये कौन थे, ये कालिदास थे। कालिदास की कुछ रचनाएं आप लोग अगर बताओगे तो बढ़िया बात है, नहीं बताओगे तो बता देता हूं। कुमार शंभो, ध्यान देना, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्र। याद करो अग्निमित्र क्या पता, पुष्यमित्र शुंग के समय बताया हूं। तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, ठीक है, विक्रमो वर्षियम, ये सब बुक्स हैं किसकी, कालिदास की। फिर से बता देता हूं, कुमार संभव, मेघदूतम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, ऋतुसंहार, ये सारी किसकी बुक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी कालिदास की बुक्स हैं। ठीक है, तो अब गुप्ता पीरियड के लिटरेचर्स में हमने ये देख लिया। इसी तरीके से एक यहां पे आते हैं, वो आपके वराहमिहिर जी, इनके दूसरे जो हम लोग कह सकते हैं विद्वान थे, वो वराहमिहिर जी थे। वराहमिहिर जी क्या थे, तो एस्ट्रोनॉमर थे। ये क्या थे, तो वराहमिहिर जी एक एस्ट्रोनॉमर थे। ये अपने दिमाग में रखेगा।
इसके बाद से आगे तीसरी पर्सनालिटी जो यहाँ पे थे इनमें, वो धन्वंतरी जी थे। धन्वंतरी जी क्या थे? एक चिकित्सक थे, एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे ये। इसके बाद से आपके कौन आते हैं? अमर सिंह आते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपके कौन आते हैं? अमर सिंह आते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपके शंकु आते हैं, शंकु आते हैं जो क्या थे? आर्किटेक्ट थे। छपड़क आते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, वररुचि आते हैं जो कि जो व्याकरणविद थे। ठीक है, वेट्टल भट्ट आते हैं, ये जादूगर थे। ठीक है, मैजिशियन थे। घटकरपन आते हैं जो कि डिप्लोमेट थे। तो ये इनके 9 रत्न थे, ये इनके 9 रत्न थे। इनके 9 रत्नों का नाम पेपर में आ सकता है। हम सब इनके 9 रत्नों को लेके हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। देखो, ठीक है, हम लोग इनके 9 रत्नों को लेके हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती है। इनका विवाह इन्होंने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों से इन्होंने अच्छा संबंध बनाने के लिए, ठीक है, मित्रवत संबंध बनाने के लिए रुद्रसेन द्वितीय ने से क्या किया था? अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर दिया था। ठीक है, ओके। तो इतनी जानकारी हमको चाहिए थी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखो यहाँ पे मेहरौली स्तंभलेख के बारे में यहाँ पे इन डिटेल लिख दिया हूं कि दिल्ली में मेहरौली एक लोकेशन है। मेहरौली नामक इस लोकेशन पे आपको एक लेक एक ऐसे दिखेगा, उसमें उल्टा कमल के पुष्प है। ठीक है, वो आप कभी भी गूगल करके देखना। इस लेक की सबसे बड़ी, इस मेहरौली स्तंभ लेक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पे जंग नहीं लगा आज तक। ठीक है, इस पे आज तक जंग नहीं लगा है और कुतुब मीनार के परिसर में ये स्थित है। कुतुब मीनार को इन डिटेल अभी हम लोग जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी क्या है? गुलाम डायनेस्टी है। ठीक है, उस गुलाम डायनेस्टी का पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कुतुब मीनार को पढ़ेंगे और समझेंगे किस किस राजाओं का संबंध है कुतुब मीनार से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है, वो है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जाहिर सी बात है पुत्र होंगे। एक अभिलेख है जिसको हम लोग कहते हैं बिलसड़ अभिलेख। अच्छा, सर्वाधिक गुप्तों में जो अभिलेख मिले हैं वो आपके कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य के ही मिले हैं। ठीक है, बिलसड़ अभिलेख से इनका है कुमारगुप्ता, जिससे गुप्ता पीरियड के वंशावलियों पे चर्चा की गई है, जिसमें गुप्ता पीरियड की क्या वंशावलियां थी। ठीक है, देखना। ठीक है, ठीक, वंशावलियों के ऊपर चर्चा की गई है, इसके वंशावलियों के ऊपर चर्चा की गई है। अब समझो, तो गुप्ता पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है पीटी में कि भाई गुप्त वंश की वंशावलियों के ऊपर एक तो सीधे आ जाएगा कि विल्सन अभिलेख के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दे देगा। पहला स्टेटमेंट कि इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। सेकंड स्टेटमेंट दे देगा कि यह गुप्ता पीरियड की वंशावलियों के संदर्भ में जानकारी देता है। इनके कुछ ताम्रपत्र अभिलेख भी पाए गए हैं 3 लोकेशन से, पेपर में आ सकते हैं। तो उस लोकेशन का नाम है धनदेह, दामोदर पुत्र ताम्रपत्र और बैग्राम दंदना। तो ग्राम, ग्राम एक ताम्रपत्र में क्या वर्ड है? ग्राम, और गांव में आजकल क्या है? धन। ठीक है, जमीन क्या होती है? धन का। तो ऐसे याद रखो, ग्राम, धन और दामोदर। तो दामोदर के गांव में क्या बहुत धन है? दामोदर गांव और धन, ऐसे। तो दामोदरपुर ताम्रपत्र, बैग्राम ताम्रपत्र और धनदेह ताम्रपत्र। तो ऐसे आपको याद रखेगा, ये तीनों लोकेशन आपके बंगाल में है। बंगाल में इन तीनों ताम्रपत्रों का मिलना ये बताता है कि बंगाल में किसका कंट्रोल रहा होगा? तो कंट्रोल रहा होगा आपके गुप्तों का। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किए गए शासकों का नाम आ सकता है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है नालंदा महाविहार की स्थापना। इनका सबसे योग्य जो बात है वो क्या है? वो है आपका नालंदा महाविहार की स्थापना। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। ठीक है, बाद में नालंदा जो आपका महाविहार था, इसके साथ हुआ क्या, ये घटना आगे आने वाले कंटेंट में मिलेगा, तो यहां पे आप लोग परेशान मत होना। अब बारी आती है स्कंदगुप्त। देखो, स्कंदगुप्त गुप्ता पीरियड का अंतिम योग्य शासक था, क्योंकि अब इसके ड्यूरेशन में आते आते जो हुड़ों का आक्रमण है वो बहुत तेज हो जाता है। सर्वाधिक हुड़ आक्रमण अगर किसी के ड्यूरेशन में होता है तो वो स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में होता है। कुमारगुप्त का ये पुत्र था, उत्तराधिकारी था। ठीक है, हुड़ों का आक्रमण इसने सर्वाधिक फेस किया, जिस बात की जानकारी हमको भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। तो पेपर में कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है, भीतरी आपका जो लेख है, ठीक है, उससे हमको क्या जानकारी मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो पहला आंसर आएगा स्कंदगुप्ता से है। ठीक है, किससे है? तो इसका संबंध जो है आपके स्कंदगुप्त से है। ठीक है,
ओके, तोरमाड़ और मिहिरकुल वाला जो जानकारी वो नीचे भी है, तो मैं वहां पे एक बार देख लेता हूं। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा कि हुड़ों का आक्रमण सर्वाधिक किसके पीरियड में हुआ, तो हुड़ों का आक्रमण सर्वाधिक आपका होता है वो होता है स्कंदगुप्त के पीरियड में। अगर हम लोग यहीं से क्या करें, लेटर गुप्ता पीरियड की स्कंदगुप्त को भी समझ लें, सॉरी हुड़ों को भी समझ लें। देखो पंजाब की हुड़ हमको क्या करना है, लेटर गुप्ता पीरियड में पढ़ना है। ठीक है, लेटर गुप्ता पीरियड में पढ़ना, ध्यान दो। तो हुड़ के बारे में पहले बेसिक जानकारी क्या करा है, करा हुड़ एक खाना बदोश एवं बर्बर जनजाति थी जो कि मध्य एशिया में निवास करते थे। एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान देना, एक अभिलेख है जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख हमको क्या जानकारी देती है, वो कहती है कि इसने हुड़ों को एक वर्ड दिया है, हुड़ों को क्या कहा है, मलिक्ष कहा है। मतलब कई दिन तक नहाते नहीं थे, लोग कहते नहीं कि कोई नहीं नहाता लंबे समय तक, मलिक्ष हो गई बाटा, तो ये मलिक्ष कई दिन तक नहाते नहीं थे, बदबू करते थे, इनसे लड़ना मतलब एक दो लड़ना टपके तक वो गंदा महकते थे ये। ठीक है, तो ये कई कई दिन तक नहीं नहाते थे। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसको क्या कहा है, मलिक्ष कहा है। देखिए ध्यान देना, इस बात को मलिक्ष कहा गया है। कह रहा है हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासन काल में किसने किया था, खुशनवाज ने किया था, या खुशन शाह भी कहीं कहीं नाम मिलता है। ठीक है, ध्यान, खुशनवाज ने किया था किसके ड्यूरेशन में, स्कंदगुप्त के ड्यूरेशन में। तो हम लोग स्कंदगुप्त पढ़ भी रहे थे और यहीं से हमने जाना भी कि हुड़ों का सर्वाधिक अटैक यही भी हुआ। ठीक है, स्कंदगुप्त ने इनका सफल प्रतिरोध भी किया, लेकिन चूंकि आर्मी पे अब स्कंदगुप्त को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ जा रहा है, इसके लिए इकोनॉमिक चोट हो रही है और व्यापार वाणिज्य चौपट हो रहा है। क्योंकि हुड़ों ने, ध्यान देना कि जब वो लड़ने आते हैं तो जहां अब पश्चिम एशिया में जहां से गुप्तों का व्यापार बहुत आगे था, उन सभी एरियाज को जीत चुके हैं। तो इस वक्त क्या है कि व्यापार वाणिज्य भी क्या हुआ है, व्यापार वाणिज्य भी बहुत ठप सा पड़ गया है स्कंदगुप्त के समय आते आते। ठीक है, व्यापार वाणिज्य भी क्या हुआ है, बहुत ठप सा पड़ गया। ओके, अब आगे आओ, एक हुड़ शासक था जिसका नाम है तोरमाड़। तो जब स्कंदगुप्त की मृत्यु होती है, ध्यान देना, स्कंदगुप्त की जब मृत्यु होती है, तो आफ्टर स्कंदगुप्त की मृत्यु, भाई ये सभी तो जानते हैं कि भाई कि अगला जो शासक होगा वो योग्य है कि दुर्बल है, आर्थिक स्थिति क्या, ये भी जायजा लेते हैं। तो जैसे शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब का मन बढ़ जाता है, उसको लगता है कि भाई हम जीत लेंगे मराठा, तो सिंपल सी बात है, जाओ दम है तो जाओ, गए तो फिर पता चला। वही हाल यहां पे होता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुड़ क्या करेंगे, तोरमाड़ के नेतृत्व में, तोरमाड़ कहेगा भाई अब सही समय है, हमको जाके लड़ देना चाहिए। तोरमाड़ आएगा, तोरमाड़ के नेतृत्व में एक दल आएगा। कहा जाता है एरड़ अभिलेख के माध्यम से कि इसको आरंभिक सफलता भी मिली थी, और तोरमाड़ के एक सामंत का नाम एरड़ अभिलेख में लिखा गया है जिसका नाम है धन्यवीणा। धन्यवीणा देखो यहां पे लिखा है धन्यवीणा, या धन्य विष्णु भी कहीं कहीं मिलता है, धन्य विष्णु भी मिलता है कहीं कहीं। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्या था, ये तोरमाड़ का एक क्या है, एक सामंत है। ठीक है, एक सामंत है। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे लिखा गया उसका नाम। तो तोरमाड़ क्या है, धन्यवीणा या धन्य विष्णु भी कहीं कहीं नाम मिलता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो बात वही है, बात वही है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक जैन बुक है जिसका नाम है, यहां पे ध्यान देना, एक जैन बुक है, इसका नाम है कुवलय माला। तो एक तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, जैन लिटरेचर्स में इसका नाम हमने नहीं पढ़ा है, तो अब पढ़ लो कुवलय माला। तो कुवलय माला नामक एक जैन टेक्स्ट है। ये जैन टेक्स्ट इस बात को बताती है, क्या बताती है, तो ये बताती है कि हुड़ों का के बारे में बताती है। कह रहा है कि इनकी हुड़ों की खासतौर पर जो तोरमाड़ की राजधानी थी उसका नाम था पवैया, और वो चिनाब रिवर के किनारे स्थित थी। चिनाब रिवर के किनारे, पंजाब में चिनाब रिवर के किनारे स्थित थी। ठीक है, ध्यान देना। इसी तरीके से एक मिहिरकुल का आगे, सॉरी तोरमाड़ के बाद उसका लड़का मिहिरकुल होता है, और मिहिरकुल गद्दी पे बैठता है। मिहिरकुल तोरमाड़ से ज्यादा क्रूर, और मतलब ये बहुत क्रूर था और बहुत अत्याचारी था, बहुत अत्याचारी था। मतलब ठीक है, मूड खराब तो गर्दन काट के अलग कर देगा। ठीक है, ये क्या था, बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक था। ठीक है, ठीक, तो बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक था। ठीक है, कल्हड़ ने इसके अत्याचार को देखते हुए इसको विनाश के देवता के रूप में, विनाश के देवता, ठीक है, ये देखो यहां पे, इसको हाईलाइट कर देता हूं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिखा है यहां पे। ठीक है, अच्छा ये जो ट्रांसलेट है, ठीक है, सही है वैसे, हालांकि मैंने गूगल ट्रांसलेट से किया है। हाँ ठीक, आगे बात समझ में, हालांकि सही है। ठीक है, सही है। आ जाओ, वेंशांग के अनुसार कह रहा है कि
इसकी राजधानी, ठीक है, साकल या सियालकोट थी, ठीक है, आते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, आगे 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 हम लोग आएंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या लिखा है, कह रहा है कि वेनशॉन्ग के अनुसार इसकी राजधानी साकल या सियालकोट थी। हुडो के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। और कुछ स्रोत गांधार भी कैपिटल के बारे में चर्चा करते हैं। ग्वालियर, अब इंस्क्रिप्शन देखोगे तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में पृथ्वी का स्वामी या महान पराक्रमी कहा गया किसको, मिहिर कुल को। क्या कहा गया है, पृथ्वी का स्वामी या महान पराक्रमी कहा गया है, महान पराक्रमी कहा गया है, ये ध्यान देना, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द अर्थ या ग्रेट वॉरियर कहा गया, क्या कहा गया है, लॉर्ड ऑफ द अर्थ एंड ग्रेट वॉरियर। ये टर्म्स किसके लिए यूज किया गया है, तो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हालांकि ऐसा नहीं कि ये अपराजय रहा, ध्यान देना, 530 ईस्वी के समय देखोगे तो मिहिर कुल को यशोधर्मन ने पराजित किया। किसने, इसको यशोधर्मन ने पराजित किया हुआ है। 530 में इसको यशोधर्मन ने पराजित हुआ है। यह इसकी अंतिम आरती और इसके बाद हुडो की शक्ति भी समाप्त होगी, ठीक है। तो यही सबसे अत्याचारी था और इसी के बाद समाप्त हो जाता है। अत्याचारी के बाद से शासन समाप्ति हो जाता है। यही हाल देखो होता क्या है, यह औरंगजेब के समय भी है। औरंगजेब मरेगा फिर मुगल ले डूबेगा, क्योंकि मुगल को स्ट्रांग करने पर उसने जोर ही नहीं दिया, बस दुश्मनी पालने पे जोर दिया था, ठीक है, ठीक, ओके। मिहिर कुल के बारे में दो फैक्ट्स यहां पे और भी हैं कि कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये शैव मत का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का शत्रु था। कुछ बौद्ध स्तूपों को चूंकि इसने हानि पहुंचाई थी, तो इस आधार पे कहा जाता है कि ये क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ये शैविज्म का फॉलोवर था और इनमी बौद्धिज्म का था। कल्हड़ इनके बारे में कहते हैं कि इसने श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, कहां पे, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में इसने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, इसने एक टेंपल बनाया था कहां पे, श्रीनगर में। इस बात की जानकारी कौन देता है, तो इस बात की जानकारी कल्हड़ महोदय देते हैं, ओके। ये सारी जानकारियां हो गई हमको मिहिर कुल के बारे में। अब देखो ये हमने क्या किया, हुडो के बारे में देख लिया। हुड शासन पहला खुसनवाज के समय आया, फिर तोरमाड़, फिर मिहिर कुल के बारे में, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ दिया। अब हम लोग फिर से कहां चलते हैं, स्कंदगुप्त के पास चलते हैं, स्कंदगुप्त के पास चलते हैं। यहां देखो, ठीक है, ठीक। अब देखो जो जानकारी है, तोरमाड़ भारत में, ये वाला काम हमने कर लिया। धन्य विष्णु, देखो धन्य वीड़ा वहां पे लिखा था ना, देखो यहाँ पे धन्य विष्णु लिखा, ठीक है। मिहिर कुल हुड शासक तोरमाड़ का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था, क्रूर था, ये भी हमने देख लिया, ये भी समझ लिया, ठीक है, ठीक है। यहां पे कह रहा है चीनी यात्री वेनशॉन्ग और मंदसौर लेख ने कुछ एविडेंस दिया है, और वो इस एविडेंस से पता चलता है कि गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बलादित्य ने, एक गुप्त शासक थे, उनका नाम है नरसिंह गुप्त बलादित्य, इसने 528 में हुडो को पराजित किया था, मतलब मिहिर कुल को पराजित किया। और कुछ सोर्सेस ये कहते हैं कि मालवा नरेश, ध्यान देना, यशोधर्मन, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा 530 में, ठीक है, इन्होंने भी पराजित किया। तो सोर्सेस ये कहते हैं कि नरसिंह गुप्त बलादित्य ने भी पराजित किया इसे, और सोर्सेस ये कहते हैं कि मालवा नरेश यशोधर्मन ने भी इसको पराजित किया है। मालवा नरेश यशोधर्मन ने भी इसे पराजित किया है। मालवा के यशोधर्मन, ठीक है, इनके बारे में जो चर्चा बेसिकली मिलती है वो मंदसौर प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। इनके बारे में जो मेनली चर्चा आपको देखने को मिलेगी वो मंदसौर प्रशस्ति से, मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति से देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमको थोड़ा सा लिटरेचर्स को देखना है, तो लिटरेचर्स को वो ध्यान से देखेंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए, और लिटरेचर्स के बारे में क्वेश्चन चूंकि आता रहता है तो ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मृक्षकटिकम, मृक्षकटिकम के लेखक कौन है, तो सुद्रक है। अगला है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त केवल मुद्रा राक्षस के ही नहीं है, मतलब इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम के भी लेखक कौन है, आपके विशाखा दत्त ही है। ये पे लिख दूं मैं, देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के भी लेखक कौन है, वो विशाखा दत्त जी हैं। वाष्वदत्ता के लेखक कौन है, जानना, तो यहां पे शुभंकर लिखा गया है, जानना, वो शुभंधु है, शुभंधु है, ओके, शुभंधु है, ये काट देना आप लोग ऐसे। स्वप्न वाष्वदत्ता के लेखक कौन है, तो ध्यान देना, आगे आपका एक वो है स्वप्न वाष्वदत्ता, तो महाकवि भास इनके लेखक हैं। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, तो हाल है, गाथा सप्तशती के लेखक कौन है, हाल है। कामसूत्र के लेखक कौन है,
तो वात्स्यायन, वात्स्यायन क्या है? कामसूत्र के लेखक है कौन? वात्स्यायन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति, कहना मालती माधव के लेखक है आपकी भवभूति। अमरकोश अमर सिंह, कुमार संभव कालिदास, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतल कालिदास, सुश्रुत संहिता सुश्रुत और गणित सार आपके श्रीधर। ये आपके हो गए, ठीक है, क्या? गुप्ता पीरियड के लिटरेचर्स, गुप्ता पीरियड के लिटरेचर्स हो गए। अब हम लोग देखें गुप्तकालीन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप लोग ध्यान से देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखोगे तो यहां पे एक चीज देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अगर आपने देखा तो गुप्ता पीरियड में एक चीज क्या देखने को मिलेगी कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक दायित्व निभाता था। एक ही व्यक्ति एक से अधिक दायित्व आपको गुप्ता पीरियड में निभाता हुआ दिख जाएगा। यह गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन की एक इंपॉर्टेंट विशेषता थी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वह हरिशेड, हरिशेड महोदय। हरिशेड क्या है? गुप्ता पीरियड में कुमारामात्य के भी पद पे थे, महादंड नायक के भी पद पे थे और संधि विग्रहिक के भी पद पे थे। इन तीनों ही पदों पे आपके हरिशेड विराजमान थे, चाहे वो कुमारामात्य का पद हो, चाहे वो महादंड नायक का पद हो, चाहे वो संधि विग्रहिक का पद हो। इन तीनों ही पदों पर इनके आसीन थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, ध्यान देना। मैंने यहां पे क्या किया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उसको देखेंगे हम लोग। तो यहां पे मैंने एक पोस्ट का नाम हम लोग पढ़ेंगे, वो है महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत हिंदी इंग्लिश में भी लिखा है। तो महाबल, महाबल जिसके पास रहेगा वो थंगबली वाले में, ठीक है वो, ठीक है। तो वो क्या कमांडर इन चीफ बनेगा। कौन बनेगा? क्या बनेगा? कमांडर इन चीफ होता था वो, सेनापति होता था। महादंड नायक, दंड के ऊपर जिसकी सबसे अनन्य ताकत हो वो कौन होगा? वो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस होगा। तो महादंड नायक। संधि विग्रही, युद्ध हो रहा है तो संधि और समझौते होंगे। संधि विग्रही कौन था? तो युद्ध यानी वार और पीस के मामलों का अधिकारी होता था। दंड पासिक, दंड देने वाला दो काम होता है, पुलिस का और जुडिशरी का। तो सबसे महान दंडदायक, अंतिम दंड कौन देता है? तो जुडिशरी देती है। और शुरुआत का दंड, ठीक है, तो पुलिस अधिकारी देते हैं। तो पुलिस अधिकारी था। भंडागाराध्यक्ष, जानना एक यहां पे है आपका वो भंडागाराध्यक्ष या भंडागाराधिकृत, अधिकृत। तो भंडागाराधिकृत वर्ड भी है, तो वो भी क्या होगा? आपका ट्रेजरी ऑफिसर होगा। आज आप पीओ पीसीएस से ट्रेजरी ऑफिसर बनते हो, ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर आज बनते भी हो आप, ठीक है। तो राजकोष अधिकारी बनेगा। और महाछपटिक, यहां पे एक पोस्ट है महाछपटिक या महाछपटलिक, ठीक है, छपटलिक, छपटलिक, ये दोनों पोस्ट एक ही बात है, एक ही बात है। छपटलिक भी बोले। अच्छा, इसकी इंग्लिश की किसी को जरूरत नहीं थी, जरूरत रही होगी तो माफ करना भाई। सेम चीज क्या करना, गूगल ट्रांसलेट मारना, इसकी इंग्लिश लिख के आ जाएगी। ऐसे स्क्रीनशॉट लो, गूगल ट्रांसलेट मारना, ठीक है। तो महाबलाधिकृत ये सब लिख के आ जाएगा। ये कौन थे? तो ये लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी थे, ठीक है, और हेड ऑफ रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के ये लेखाधिकारी सर्वोच्च अधिकारी थे, ठीक है। ये हो गया आपको, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसके अलावा पूछते हैं, ठीक है। एक पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्ता पीरियड में जो गुप्तचर थे, आज भी हम लोग राव देखते हैं, ये लोग क्या है? गुप्तचर ही है। तो गुप्तचर के लिए एक वर्ड का यूज होता था, वो दूत। गुप्तचर के लिए वर्ड का यूज होता था, क्या वर्ड होता था? दूत। और पुलिस कर्मचारी के लिए, पुलिस के लिए क्या वर्ड होता था? ठीक है, पुलिस के लिए एक वर्ड यूज होता था जिसका नाम है भाट। पुलिस आ गई तभी लोग कहते थे भाट आ गया, ठीक है, और ये गुप्तचर हो गया, गुप्तचर दूत हो गया, ठीक है। पुलिस के लिए क्या वर्ड यूज करते थे? और गुप्तचर के लिए दूत वर्ड यूज करते थे, ठीक है। आगे बात में अब आते हैं हम लोग गुप्तकालीन रेवेन्यू सिस्टम प्रोजेक्ट का, रेवेन्यू सिस्टम को। तो यहां पे क्या है, एक आपका है टैक्स का नाम जिसका नाम है भाग कर। देखो भाग कर क्या है, क्योंकि स्टेब्लिश ऑलरेडी किया गया था, वो उपज का 1/6 लिया जाता था, ठीक है, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। ये नकद रूप में भी लिया जाता था, यानी कैश में भी लिया जाता था, और इसको अन्न के रूप में भी लिया जाता था, ठीक है, फूड के रूप में भी हम लोग लेते या ग्रेन्स के रूप में भी लिया जाता था, अनाज के रूप में भी लिया जाता था, ठीक है। भोग कर क्या होगा? भोग कर क्या होगा? नियमित जो रेगुलर यूज्ड आइटम्स हैं
उनसे क्या हो, उनको दो। जैसे भाई अगर आप क्या करते हो कि रथ बनाते हो तो एक रथ पहुंचा दो, ठीक है। आप अगर चौकी बनाते हो तो चौकी पहुंचा दो। हाँ, ऐसा काम। उद्रंग कर या उद्रांग यहां पे लिखा है, इसको हम लोग कह सकते हैं उद्रंग भी कहते हैं, उद्रंग कर। ये किसके ऊपर लगाता था, तो अस्थायी कृषकों पर, परमानेंट कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेटर्स जो थे उनके लिए। एक कर है ऊपरी कर, यहाँ पे अपरी कर लिखा गया, इसका नाम है ऊपरी कर, ऊपरी कर, ठीक है। तो ये अस्थायी कृषकों पर, टेम्पोररी जो फार्मर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, उनके पर लगाता। तो उद्रंग परमानेंट, उद्रंग किसके पे, तो परमानेंट कल्टीवेटर से पे। और ऊपरी, ऊपरी कर किसके पे, तो टेम्पोररी कल्टीवेटर्स पे। अब इसके बाद आता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक किस पे गए, तो व्यापारिक क्रियाओं पर लगता था, ठीक है। ट्रेड एक्टिविटी, कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे, व्यापारिक क्रियाओं पर आपका वाणिज्य कर रखता है। और एक आपका है वो है भूतावाद प्रत्यय, इसको ये विदेशी वस्तुओं के ऊपर लगाया गया शुल्क था, विदेशी वस्तुओं पर, ठीक है, जो फॉरेन गुड्स थे उनके ऊपर लगाया गया टैक्स था। ओके, तो ये आपका हो गया। 2 मिनट रिवीजन करा देता हूं आपका गुप्ता पीरियड, ठीक है। हमने क्या क्या स्टार्ट किया, स्टार्ट करके बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे। बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जी के बारे में देखा, फिर समुद्रगुप्त के बारे में देखा, फिर समुद्रगुप्त के बारे में रामगुप्त आते हैं, रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद से कुमारगुप्त प्रथम को हमने समझा, ठीक है। इसके बाद से स्कंदगुप्त समझा, स्कंदगुप्त के बारे में हुड़ों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ, फिर हमने इसे पंजाब की हुड़ों को भी समझ लिया इन्हीं के साथ, ठीक है। इसके बाद से हमने क्या किया, गुप्ता पीरियड के लिटरेचर्स को देखा, गुप्ता पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखा, गुप्ता पीरियड के रेवेन्यू सिस्टम को देखा, ठीक है। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब हमारी बारी आती है लेटर गुप्ता पीरियड, ठीक है। आजा मेरे भाई, आजा मेरे सर्कल में आजा। लेटर गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड। अब देखो लेटर गुप्ता पीरियड में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, किनको किनको देखने वाले हैं, समझते हैं। 1 घंटा यानी 53 मिनट का टाइम निकल गया आपका, हमको गुप्ता पीरियड पढ़ते पढ़ते, समझते समझते, एक एक चीज करते करते। अब बारी आती है मेरे भाई, हम देखेंगे पहले वल्लभी के मैत्रक वंश। वल्लभी के मैत्रक वंश पश्चिमी क्षेत्र में थे, इनको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वल्लभी के मैत्रक वंश को देखेंगे, फिर पंजाब की हुड़ को देखेंगे। देखेंगे क्या, देख लिए, ठीक है। 2 गुप्ता पीरियड, लेटर गुप्ता पीरियड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट आपकी डायनेस्टी है वो आपकी वर्धन डायनेस्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद से हम लोग मिडवल पीरियड मान लेते हैं, तो तीसरी हो गई आपकी वर्धन डायनेस्टी। और वर्धन डायनेस्टी के बाद से हमने कुछ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस देखने हैं। इसके बाद से हमको क्या देखना है, चालुक्य डायनेस्टी देखनी है। तो बेसिकली हमको 4 डायनेस्टीज के बारे में इन डिटेल पढ़ना है, इसमें 4 डायनेस्टीज के बारे में। और बहुत धैर्य के साथ आधे घंटे की करीब में क्लास रहेगी और हमारा समाप्त हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री अब हम आते हैं अपना, देखते हैं वो है वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी अभी से स्टार्ट हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। यहां से देखना होगा ना, वल्लभी के मैत्रक वंश से। तो यहां से हम लोग अपना चीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, प्यार से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। अच्छा, यहां पे ध्यान दो, गुप्ता पीरियड में कुछ क्वेश्चंस आपसे और बन सकता है। जैसे क्या है, गुप्ता पीरियड के कई सारे इंस्क्रिप्शंस यूपी से मिले हैं, ठीक है, ध्यान देना। एक आपका बिलसद अभिलेख है, ध्यान देना, एक आपका बिलसद अभिलेख है, ये एटा जिला से मिला है। यहां पे मैं लिख भी दूं, एक आपका बिलसद अभिलेख है, बिलसद इंस्क्रिप्शन है। ये कहां से मिला है, ये आपका यूपी के एटा जिले से मिला है, यूपी के एटा जिला से मिला। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये प्रथम अभिलेख साक्ष्य माना जाता है, माना जाता है कुमार गुप्त का है। कुमार गुप्त के ड्यूरेशन में बताया सर्वाधिक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद से आपका है, ठीक है, गढ़वा में 2 शिलालेख प्राप्त हुए। जानना, गढ़वा में 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दोनों मतलब गढ़वा शिलालेख अगर आपसे पूछे तो गढ़वा शिलालेख ये आपका कहां पे है, तो गढ़वा शिलालेख आपका मिला है अयोध्या, ये सॉरी प्रयाग में, जानना, ये कहां मिला है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज में कि गढ़वा में 2 शिलालेख मिला हुआ है। क्या मिला है, 2 शिलालेख मिला हुआ है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। इसी तरीके से यूपी के गोरखपुर में एक शिलालेख है, वो एक कहोम स्तंभ लेख, कहोम, कहोम, ये क है, मा नहीं है, कहोम, कहोम लेख मिला है। ये कहां मिला है, जीकेपी यानी गोरखपुर मिला है, ठीक है, गोरखपुर में मिला है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखेंगे भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ। तो भीतरी स्तंभ आपका कहां पे मिला है? तो भीतरी स्तंभ आपका गाजीपुर में मिला है। गाजीपुर में एक ब्रिटिश ऑफिसर की को दफनाया भी गया। आप चाहो तो उसका नाम भी बता सकते हो, ठीक है? क्या वो कार्दमाली से या कोई और है? कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है? ठीक, आप लोग बताओ। एक मनकुंवर अभिलेख है, मनकुंवर अभिलेख है। मनकुंवर अभिलेख भी आपका प्रयागराज में ही है, प्रयाग में ही पाया गया। मनकुंवर अभिलेख भी आपका प्रयागराज में पाया गया है। एक करम डंडा अभिलेख है, करम डंडा, ठीक है? ये कहां पे है? अयोध्या में है। ये दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है? अब आते हम लोग बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो इसी के बेस्ड हैं, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा पानी पी लो क्या यार। आ जाओ, अब देखते हैं हम लोग वल्लभी के मैत्रक वंश को देखते हैं, ठीक है? मैत्रक डायनेस्टी, वल्लभी, वल्लभी के मैत्रक डायनेस्टी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक, यहां पे मैंने क्या लिखा, ध्यान देना। सबसे पहले आप जा सकते हैं कि भाई इसकी स्थापना किसने की? तो इस वंश की स्थापना भट्टारक द्वारा की गई, जो माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य के कौन थे? सामंत हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, ठीक है? तो भट्टारक के द्वारा इनकी स्थापना की गई। ये क्या थे भट्टारक? यानी भट्टारक इसके संस्थापक थे, फाउंडर, संस्थापक यानी फाउंडर थे। आगे बात समझ में। इसके बाद धरसेन आते हैं, द्रोण सिंह आते हैं, ध्रुव सिंह आते हैं, ठीक है? ये क्रम से आने वाले शासक हैं। तो कभी अरेंज करने के लिए पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो भट्टारक, फिर धरसेन, फिर द्रोणसेन, फिर ध्रुवसेन, ठीक है? ये क्या हो गया? इन शासकों का क्रम हो गया, इन शासकों का क्रम हो गया, ठीक है? हो सकता है बीच में कुछ छोटे मोटे शासक आ गया, लेकिन यही मेनली यही शासक है, ठीक है? ध्यान देना। इन शासकों के बारे में, मैत्रक वंश के शासकों के बारे में कहा जाता है कि ये जो शासक थे ये बौद्धिज्म के फॉलोवर थे, ठीक है? और इन्होंने बौद्धिज्म को क्या किया? बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने क्या डोनेट किया? बिहार दान दिया था। बिहार इनके निवास का स्थान को, बौद्ध भिक्षुओं के निवास के स्थान को हमको पता, हम लोग बिहार कहते थे, तो बहुत डोनेट किया इनको, ठीक है? अच्छा, जो ये वल्लभी है ना, वल्लभी इनकी कैपिटल थी। वल्लभी इस समय ट्रेड और कॉमर्स के साथ साथ एजुकेशन का भी सेंटर थी। तो शिक्षा हो या व्यापार हो, इन दोनों में ही वल्लभी अग्रणी भूमिका में थी, यानी अग्रणी एरिया या स्टेट था, या हम लोग की कैपिटल थी। इतनी उन्नत थी कि इसको ईस्ट के नालंदा से कंपेयर भी किया जाता, कि ईस्ट की जो नालंदा है ना, किसने न्यू रखी? अभी बताया हूं आपको। तो उसके नालंदा से इसकी, नालंदा महायान धर्म से संबंधित थी, महायान बौद्ध शाखा का बेसिकली यहां पे पढ़ाई होता था, ठीक है? तो ध्यान देना। तो उससे इसकी तुलना भी जाती थी कि एजुकेशन में अग्रणी था। तो वल्लभी एजुकेशन और ट्रेड दोनों में अग्रणी था। हमको वल्लभी के मैत्रक के बारे में बस इतनी चीज समझनी है, इसके अलावा और कुछ भी आपका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? ठीक, जो इसकी इस नालंदा यूनिवर्सिटी से तुलना है वो इत सिंह के द्वारा की गई है, इत सिंह द्वारा, ठीक है? इत सिंह द्वारा ये तुलना की गई है, ओके? इत सिंह द्वारा ये तुलना की गई है। हुड़ हमने देख लिया है, तो अच्छी बात हुई हमारे लिए, हुड़ गए, ठीक है? उड़ गए। अब हमारे आता है वर्धन डायनेस्टी। ध्यान देना, वर्धन डायनेस्टी भाई बहन और भाई भाई के प्यार से संबंधित एक कहानी है, ठीक है? तो ध्यान देना, नाम में ही है पुष्यभूति वर्धन वंश। इसके लिए पुष्यभूति नाम है, उनका नाम था पुष्यभूति वर्धन। ये शासक बने और इन्हीं के नाम पर इस डायनेस्टी का नाम पुष्यभूति वर्धन पड़ा। जैसे मान लो मैं शासक बनूं तो मेरे डायनेस्टी का नाम क्या होगा? निशान त्रिपाठी वंश। तो बाद में क्या होगा? त्रिपाठी वंश हो जाएगा, ठीक है? या उसको ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपाठी वंश बोल देंगे, ऐसे समझो, ठीक है? अब इस जो पुष्यभूति साहब थे, इनके 3 औलादे थे, 2 पुरुष 1 महिला, यानी 2 पुत्र 1 बेटी। अब देखो होता क्या है कि राज्यवर्धन इनके थे सेनापति। हर्षवर्धन को पता है कि श्रेष्ठ पुत्र के, ज्येष्ठ पुत्र के सिद्धांत के अकॉर्डिंग भाई राज्यवर्धन यानी जो भैया हैं, भैया ही गद्दी पाएंगे। तो हर्षवर्धन का दिमाग था कि हम दान काज में या संत जीवन में हम रहेंगे, बेसिकली हम त्याग वाले जीवन में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, भैया अपना गद्दी उद्दी संभालेंगे। लेकिन देखो, हुड़ों का आक्रमण मेरे भाई ना बंद नहीं होता है। हुड़ों के आक्रमण से वर्धन डायनेस्टी ने भी सामना किया है।
हुड़ों के आक्रमण से वर्धन डायनेस्टी ने भी सामना किया है। ठीक है, ध्यान देना। तो होता क्या है कि बेसिकली पुष्यभूति के ड्यूरेशन में एक पुष्यभूति के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन। थोड़ा सा इंट्रो गलत हो गया। ठीक है, पुष्यभूति के पुत्र थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और जो एक इनकी बेटी थी, ठीक है, ग्रहवर्मा की बेटी राजश्री इनकी बेटी थी। ठीक है, राजश्री बेटी थी। तो यहां पे एक छोटा सा इंट्रो गलत हो गया है। पुष्यभूति वंश वो सही था। ठीक है, जो मैंने बेटों का नाम बताया वो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन इनके बेटे नहीं थे, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन क्या थे? प्रभाकर वर्धन के सेनापति थे राज्यवर्धन। ठीक है, बाद में राज्यवर्धन आता है। तो अब जो हम लोग घटना पढ़ेंगे वो प्रभाकर वर्धन के समय से स्टार्ट होती है। गद्दी पे ये थे और सेनापति कौन था? इनका बेटा राज्यवर्धन था। इसी बीच में पता चलता है कि भाई कुछ आक्रमण हुआ है। ठीक है, और उस आक्रमण को दबाने कौन चला जाता है? उस आक्रमण को दबाने यानी हुड़ों के आक्रमण को रोकने चले जाते हैं राज्यवर्धन। लेकिन जब राज्यवर्धन हुड़ों से आक्रमण कर ही रहे होते हैं, लगभग विजय प्राप्त कर रहे होते हैं, विजय के पहले इनका सेनापति इनको बताता है, जो एक अगला सेनापति था, वो कहता कि भाई साहब बहुत बुरी घटना हो गई है और आपको राजधानी लौटना चाहिए, आपको थानेश्वर लौटना चाहिए। थानेश्वर क्या है? कैपिटल है। थानेश्वर क्या है? वर्धन डायनेस्टी की कैपिटल है। ये भाई आपको थानेश्वर लौटना चाहिए। राज्यवर्धन को जब पिता की मृत्यु की घटना मिलती है तो बीच में हुड़ों की लड़ाई रोकेंगे, लगभग परास्त भी कर देते हैं, और वो कहां चले जाएंगे? अपने पिता के पास चले जाएंगे। ठीक, हर्षवर्धन कहते हैं भैया समय आ गया है, गद्दी पे आप बैठो। राज्यवर्धन कहेंगे ठीक है। लेकिन प्रभाकर वर्धन अपनी मृत्यु के पहले अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, और बेटी की शादी ये कहां करते हैं? तो मौखरी डायनेस्टी में करते हैं। मौखरी डायनेस्टी का एक शासक था, या हम लोग कह रहे हैं अंतिम शासक था, जिसका नाम था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के साथ विवाह करते हैं। तो राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ये भाई बहन थे। तो जब ग्रहवर्मा के साथ विवाह करते हैं तो ग्रहवर्मा की दुश्मनी कुछ लोगों से थी। ठीक है, दुश्मनी थी कुछ लोगों से। अब वो कहानी समझेंगे। हमने एक चीज क्या पढ़ा कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी कहां की? अपनी बेटी की शादी कन्नौज के मौखरी शासक से की। तो मौखरियों की कैपिटल क्या हो गई? कन्नौज हो गई। अब यहां पे थोड़ा सा कन्नौज के मौखरी वंश को समझो क्या है। ठीक है, कन्नौज के मौखरी वंश को तो कह रहा कि वाणभट्ट जिसने हर्षचरित लिखा है, हर्ष ने हर्षचरित नहीं लिखा है, वाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। और वाणभट्ट की हर्षचरित में आपको मौखरी डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कहा जाता है कि मौखरी वंश जो थे वो जो मौखरी वंश के लोग थे, ये गुप्तों के क्या थे? क्या थे ये? सामंत हुआ करते थे। जैसे हरिवर्मा क्या थे? गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, तो मौखरी वंश के शासक कौन थे? तो हरिवर्मा। हरि के बाद से आदित्य है, आदित्य के बाद से ईश्वर है, ईश्वर के बाद से ईशान है, ईशान के बाद से सर्व है, और सर्व के बाद से अवंती वर्मा है। ये अवंती वर्मा लिखा है, अवंती वर्मा है, अवंती वर्मा है। और अवंती वर्मा के बाद से ग्रह वर्मा हो गया। समझा? तो हरि आदित्य, ठीक है, हरि भगवान विष्णु, आदित्य सूर्य भगवान से जाता है। फिर ईश्वर की बारी आ गई, तो हरि आदित्य ईश्वर, फिर ईशान सर्व, अवंती ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा के पिता का नाम था अवंती वर्मा। अवंती वर्मा क्या थे? राजश्री के ससुर थे। ये दोनों लोग क्या थे? समधी थे। समधी बोलेंगे ना? हाँ। तो अवंती वर्मा कहते हैं कि अवंती वर्मा के पास जाते कौन? प्रभाकर वर्मा। प्रभाकर वर्मा कहेंगे भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे पास एक पुत्र है ग्रह वर्मा, उसे शादी कर देते हैं। अवंती वर्मा को लगे भाई बढ़िया बात है, दो योग्य इनके बेटे को साले मिल जाएंगे। ठीक है, इनको भी हुड़ों के आक्रमण से तो डर लगता ही था। ठीक है, और बगल में गोंड शासक था, उससे भी डर लगता था। ठीक है, और भी दुश्मन थे। तो इनको लगे बढ़िया, अगर योग्य सेनापति मिल जाएंगे साले के तौर पे, बढ़िया रहेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा। और यही देखते हुए क्या होगा, अवंती वर्मा कह देंगे ठीक है भाई मैं शादी करने के लिए अपने बेटे की तैयार हूं। तो इसी के लिए मैंने एक फैक्ट लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक फैक्ट मैंने लिखा है, इन्हीं के समय मौखरियों और पुष्यभूति वंश के बीच क्या होते? वैवाहिक संबंध बने थे। इनसे शादी नहीं किया गया था। पुष्यभूति वंश के जो राजा थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, और इन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। ये ऑर्डर याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, अवंती वर्मा, ग्रह वर्मा। बार बार यहां फोकस कर रहा हूं भाई, याद रखना। इसमें सर्व वर्मा भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन्होंने मौखरी वंश में मगध को मिलाया था। मैंने मगध के बारे में फैक्ट आपको बताया था कि
कलिंग पर मगध ने विजय प्राप्त की थी। किसने? महापद्म नंद ने। और जिन ऋषभदेव की प्रतिमा थी उसको लेते आए थे, मगध में रख लिए थे। बाद में खारवेल क्या करता है? मगध पर अटैक करेगा और जिन की प्रतिमा वापस लेते आता है। और मगध, अब हमने फिर से आगे क्या देखा कि सर्ववर्मा ने मगध को अपने अंदर मिला लिया था। ठीक है, ये फैक्ट्स था। अब ग्रहवर्मा वाला फैक्ट अभी हम लोग आगे देखेंगे। अंतिम के इनके रूलर्स तो लगातार न्यूज में ही है, मतलब न्यूज में क्या, इस टॉपिक पे न्यूज में है। अब एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं, जानना। तो पुष्यभूति वर्धन वंश जो है, ये तो भाई ठीक है सामंत थे, छोड़ो इनको। प्रभाकर वर्धन पहले स्वतंत्र शासक होंगे। ठीक है, बेटे का नाम राज्यवर्धन था। इनकी मृत्यु होगी, ये इनकी मृत्यु होगी तो इसका राज्यारोहण होगा। इनका क्या होगा? राज्यारोहण होगा। ठीक, ये राज्यारोहण होता ही है। अभी पिता की मृत्यु से व्यथित थे, इसी बीच पता चलता है कि ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। ग्रहवर्मा की हत्या हो गई। ठीक है, इनके एक मालवा का नरेश था देवगुप्त, उसने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसने? तो मालवा नरेश देवगुप्त ने। मालवा नरेश देवगुप्त ने। और गौड़ शासक शशांक क्या था? मालवा नरेश देवगुप्त का दोस्त था। तो जब ये ग्रहवर्मा की हत्या करेंगे तो राज्यवर्धन के पास संकेत जाएगा, राज्यवर्धन में खून खोल जाएगा, आएगा, देवगुप्त को हरा देगा, मालवा नरेश को परास्त करेगा। ठीक है, मालवा नरेश को परास्त करेगा और अपनी बहन के साथ, पता चलता कि बहन को बंदी बना ली है, जा रहा था। इसी बीच में धोखे से गौड़ शासक शशांक क्या करेगा? राज्यवर्धन की हत्या कर देगा। राज्यवर्धन की हत्या कौन करेगा? तो गौड़ शासक शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। बंगाल का शासक था ये। अब जब राज्यवर्धन की हत्या होगी तो 606 में फिर जिसको नहीं बनना था राजा भाग्य में वही होता है। तो देखो, जिसको लिखा है वही बनेगा। लिखा था हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन क्यों लिखा था? भाई प्रभाकर वर्धन की डेथ होती है, राज्यवर्धन आता है, बहनोई की हत्या का बदला लेने जाता है, जीत भी जाता है, लौटता है, धोखे से शशांक के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इसकी हत्या करेगा हर्षवर्धन हत्या। तो हर्षवर्धन के पास अब टास्क क्या है? टास्क क्या है हर्षवर्धन के पास? पहली बात यह कि भाई की हत्या का बदला ले, भाई की हत्या का बदला ले, खुद सोचो इसके पास। सेकंड काम है, इसकी जो बहन थी राजश्री, वो कैद में थी। वो कैद में थी किसकी? तो गौड़ शासक शशांक के, इनकी कैद में थी। तो दूसरा लड़का कि भाई बहन को कैद से बचाओ। अच्छा, जब यहां पे प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई थी तो हर्षवर्धन की माता ने सती किया था, ये सती हुई थी। हर्षवर्धन नहीं चाहते सती हो, लेकिन ये सती हुई गई थी। ठीक है, ध्यान देना। अब होगा क्या कि भाई ये कहेंगे चलो भाई निकलते हैं गौड़ शासक के पास, निपटाते हैं इसको। लेकिन इस बीच में इनकी बहन राजश्री चालाक थी, वो शशांक के चंगुल से छूट जाती है और अरावली के जंगलों में भटकती है, जंगलों में भटकती है। ठीक है, तो भाई ये क्या करेंगे? हर्ष क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि भाई हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, बहन की रक्षा करेंगे। ठीक है, और कहा जाता है कि इनकी बहन जंगल में भटकते हुए सती होने की तैयारी कर रही थी, सती होने की तैयारी में थी, होने की तैयारी में थी। तो भाई राजा पूछता जा रहा है भाई कि किसी महिला को देखा, किसी महिला को देखा। इसी बीच में एक जैन भिक्षु मिल जाता है, ठीक है, जिसका नाम यहां पे लिखा है दिवाकर मित्र दंडनाथ, जिसका नाम यहां पे क्या लिखा है? दिवाकर मित्र नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिवाकर मित्र नामक एक जैन भिक्षु ने एक मित्रवत धर्म निभाएगा कि भाई मैं राजश्री को नहीं पहचानता हूं हर्ष, लेकिन एक महिला को मैंने देखा है वो सती होने की तैयारी कर रही है, तो एक बार जाके देखो कहीं वो आपकी बहन तो नहीं। तो हर्ष तो इस बात को समझते हैं कि माता जी भी सती हुई थी, तो वो समझ जाते हैं हो सकता हो कि ग्रहवर्मा की हत्या हो गई है, बहन विधवा हो गई है, तो चांस हो वही सती होने की तैयारी कर रही हो। तो बस वो देखने जाते हैं कि वो सती होने वाली महिला कौन है, और जब वो देखने जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी बहन थी। अपनी बहन राजश्री को समझाएंगे, बनेंगे बहन डर मत, तू शासिका बनेगी, कन्नौज पे मैं कंट्रोल करता हूं, और कन्नौज की शासन तू एक काम कर थानेश्वर से चला, मैं बताता हूं कैसे शासन चलाएगी, और हम थानेश्वर से चलाते हैं शासन। अब इतना ही नहीं होगा, इसके बाद से कन्नौज और थानेश्वर दोनों का शासन एक साथ बहन और भाई मिलकर चलाएंगे। बहन के बाद फिर जाहिर सी बात है, ठीक है, संतानी
तो तत्काल में थी नहीं, तो सिंपल सी बात है, बहन के बाद वो गद्दी कौन पाएगा, हर्षवर्धन ही पाते हैं। फिर ओवरऑल मर्ज हो जाता है वो थानेश्वर में ही कन्नौज, ठीक है, कन्नौज क्या होगा, थानेश्वर में ही मर्ज हो जाता है। ओके, अब समझो, बाद में हर्ष क्या करेंगे, कन्नौज को कैप्टन, क्योंकि कन्नौज ज्यादा अग्रणी था, उत्कृष्ट था, ज्यादा संपन्न था, ठीक है। कन्नौज को लेकर अभी त्रिपक्षीय संघर्ष भी होगा, बोलो सही बोले कि नहीं बोले हैं, ठीक, कमेंट करो, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है। तो कन्नौज को अपनी क्या करेंगे, कैपिटल बनाएंगे, और कन्नौज को खब फले फलेगा, संपन्न हो जाता है कन्नौज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी हमने वल्लभी के बारे में पढ़ा है, वल्लभी के बारे में पढ़ा ना, वल्लभी के बारे में, तो वल्लभी में के ही एक युवराज था, नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी के युवराज का नाम क्या था, ध्रुवसेन द्वितीय, ठीक है। और हर्ष अपने पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से कर देता है, किससे करेगा, ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्ष उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अपना साम्राज्य फैलाएगा। इसी बीच में हर्ष के दिमाग में आता है चलो साउथ में साम्राज्य फैलाते हैं, और साउथ में एक चालुक्य वंश था, नर्मदा नदी दोनों के बीच में बाउंड्री थी, नर्मदा की इस बार जैसे अटैक करता चालुक्यों पर अटैक करता, और हर्ष के दिमाग में आएगा चलो चालुक्यों पर अटैक करेंगे। तो नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा और तापी, ये दो ताप्ती ऐसी दो नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं, हम सबको पता है ना, अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी के तट पे क्या होगा, भयानक युद्ध होगा, किसके बीच में, पुलिकेशिन द्वितीय और हर्षा के बीच में, और ये लड़ाई हर्षा हार जाएंगे, अर्थात यहीं से हर्षवर्धन का दक्षिण एक्सपेंशन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय देखा, तो हम लोग अभी चालुक्य डायनेस्टी को आगे देखेंगे इन डिटेल। अब देखो हर्ष, अब क्या करेंगे, हर्ष का चीन के साथ संबंध पेपर में आ सकता है, क्योंकि एक चीनी दूत था जिसका नाम था ह्वेनसांग, जो कि भारत आया था, ठीक है, इनके ड्यूरेशन में। और एक चीन सम्राट था जिसका नाम था तियांग, तियांग नाम था, जानना, एक चीनी सम्राट था, उस चीनी सम्राट का नाम था तियांग। इस तियांग नामक चीनी सम्राट के पास कहा जाता है कि 3 दूत मंडल भेजे थे, क्योंकि यह भी बौद्ध साम्राज्य था, ठीक है, बौद्धिज्म का मतलब यहां पे पकड़ थी, ठीक है। तो 3 दूत मंडल भेजे थे, कौन, हर्षवर्धन ने। ह्वेनसांग इन्हीं के ड्यूरेशन में भारत आया, 629 में आया और 645 तक रुकता है, तो नालंदा में पढ़ता है, और नालंदा से कुछ बौद्ध लिटरेचर्स को लेके ये जाता भी है, कहां, ये चला जाता है चीन। अच्छा, ह्वेनसांग के बारे में और भी जो पेपर में क्वेश्चन बन गया है वो ये आया हुआ है, देखो ये महायान धर्म से संबंधित था, महायान का फॉलोअर था, और इसने झुकाव बढ़ाया किसका, हर्षा का, किधर, बौद्धिज्म की तरफ, क्योंकि शुरुआत से बौद्धिज्म का फॉलोअर हर्षवर्धन नहीं था, और चूंकि बौद्धिज्म के ही दिवाकर मित्र ने इसकी बहन को ढूंढने में मदद भी किया था, तो इससे भी एक दिवाकर मित्र से, एक या बौद्धिज्म से कह सकते हैं कि हर्षा का एक व्यक्तिगत लगाव भी था। यहां तक बात समझ गए, तो अच्छी बात। हर्षवर्धन कहता है कि भारत में जब वो आता है तो भारत में एकदम ऐसा राज्य था कि चोरी वोरी होती नहीं थी। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। हर्षवर्धन जब आता है तो पैदल आता है, और रास्ते में कई बार इसके साथ छीना झपटी मारपीट हुई, तो बताएगा बैड एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ध्यान रहा। अब हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन को समझो, तो हर्ष ने अपने साम्राज्य को कई हिस्से में डिवाइड किया था, साम्राज्य को भुक्तियों में भुक्ति को, विषय में विषय को, पाठक में पाठक को, ग्राम में, ठीक है। विलेज यानी क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो क्या थी, वो विलेज थी। और विलेज के हेड को क्या कहते थे, ग्राम छपटलिक कहते थे। विलेज के हेड को क्या कहते थे, ग्राम छपटलिक। ग्राम छपटलिक कहते थे, ठीक है। हर्ष का बौद्धिज्म से जुड़ाव हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है। तो कहा जाता है हर्ष एक कट्टर बौद्ध था। इसके पीछे का स्टेटमेंट ये है कि एक बार बेसिकली कन्नौज में क्या हुआ था, एक बौद्ध समाज थी, उस बौद्ध सभा में क्या था, बेसिकली एक धर्म सभा थी, हम लोग कह सकते हैं उसको, या महामोक्ष परिषद का। तो उस धर्म सभा में क्या, कुछ ब्राह्मणों ने कुछ उद्दंडता कर दी थी, जिसमें हर्षवर्धन ने मृत्युदंड दिया था उन्हें। तो इसकी वजह से भी कहा जाता है कि ये कट्टर क्या रहा, ये कट्टर बौद्ध रहा ना, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं देता। अच्छा, ये कुछ सोर्स ऐसे हैं जैसे बांसखेड़ा और मधुबन के लिटरेचर्स, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, बांसखेड़ा और मधुबन के लिटरेचर्स, ध्यान देना, बांसखेड़ा और मधुबन के लिटरेचर्स जो ठीक है, कॉपर प्लेट है, ताम्रपत्र। तो बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र हैं, ये इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि ये शैव धर्म से संबंधित था, ये भगवान शिव का पूजक था। ये कौन क्या कहते हैं, ये कहते हैं भगवान शिव का पूजक था, ये भगवान शिव का पूजक था, ठीक है, ठीक।
लेकिन ध्यान देना शैव था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो महायान धर्म था, बौद्धिज्म का महायान धर्म था, बाद में उसका सपोर्टर बन गया था, क्योंकि वेनशोंग से इसका संबंध भी दर्शाता है। ठीक है, देखो इसने क्या किया, कई सारे बुद्धिस्ट असेंबली का आयोजन किया। जानना कह रहा है कि हर्ष ने संभवतः यहाँ पे देखो कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध असेंबलीज या बौद्ध सभाओं का आयोजन किया। ठीक है, जानना प्रयाग में जो बौद्ध सभा होती थी उसको महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। यहां पे वो अपना सर्वस्व दान करता था। कौन? हर्षवर्धन। 5 साल में इस महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। ठीक है, 6वीं जो महामोक्ष परिषद थी, इसमें आपका कौन पार्टिसिपेट किया था? वेनसोंग भी पार्टिसिपेट करता है। 6वीं महामोक्ष परिषद में वेनसोंग भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी फैक्ट याद रखो। ठीक है, आगे बात। और इस महामोक्ष परिषद में कहा जाता है इसने अपनी संपत्ति दान कर दी, और यहां तक कि जो कपड़ा भी पहना था हर्षवर्धन, वो भी दान दे देता है, अपनी बहन से कपड़ा मांग के पहनता है। तो यानी महादानी था। कर्ण के बाद इसी का नंबर हम लोग कह सकते हैं, महादानी था। हर्षवर्धन इसकी दानवीरता को देख के इसकी काफी प्रशंसा करता है। ठीक है, और उसे महादानी कहता है, महादानी कहता है। ठीक है, नालंदा में पढ़ा था वेनसोंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो नालंदा के बारे में हम लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। तो अब यही देखो, यही सारा फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी क्या है, इसके समय में इंपॉर्टेंट बौद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्रयाग असेंबली के बारे में जो महामोक्ष परिषद थी, वहां पे इसकी महादान की कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले वेनसोंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। ठीक है, ये आप देखो इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, ध्यान देना। वेनसोंग के बारे में जब वो आया था तो भारत की जो सामान्य दशाएं थी, जो यहाँ की कंडीशंस थी और जो कल्चर्स थी, उसके बारे में चर्चा किया है। तो क्या कहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे। रोड एंड रिवर रूट्स जो थी वो कंप्लीटली रॉबरी से फ्री थी, रॉबरी होती नहीं थी। ठीक है, तो भाई खूब लूटा गया था, खूब लतियाया गया था, मारपीट भी इसके साथ हुई थी, बड़ा नाखुश था ये। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला गलत है, पहला गलत है। अच्छा, इसमें देखो डी स्टेटमेंट तो मैंने लिखा ही नहीं है, देखिए क्यों नहीं मिलेगा। डी देखो है 1 2 3 दोनों। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो पहला तो गलत हो गया आपका, पहला आपका गलत हो गया। अब आंसर तो आपको मिल गया, पहला गलत होते आंसर मिल गया। ठीक है, कह रहा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न, कोई अपराध करता तो कैसे मिलता था, तो उसकी तरफ से कई सारी परीक्षाएं लेते थे। किसी को मतलब निर्दोष भी सिद्ध करना हो, अपराधी भी सिद्ध करना हो, तो उससे कई परीक्षा ली जाती थी। जैसे एक परीक्षा थी अग्नि की परीक्षा, आग में जाओ, अगर तुमने पाप किया होगा तो जल जाओगे, नहीं किया होगा तो बच जाओगे। ठीक है, कुछ ऐसा था लगता है। ठीक है, वाटर, ठीक है, डुबकी लगा लो, ठीक है, जाओ भैया नर्मदा में कूद जाओ। ठीक है, तो वाटर और पॉइजन, कुछ इस टाइप की विष की परीक्षाएं ली जाती थी। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लिया जाता। जाहिर सी बात है, आपको कोई कह रहा है कि व्यापारियों को 9 घाटों, यानी जो रिवर, जो नाव के घाट होते थे बेसिकली, जहां से यात्री बैठते थे, ठीक है, तो किनारा से या साहिल कह लें, जहां पे नाव लगती थी, जो बोट्स लगती थी, कह रहा 9 घाटों और नौकों को सूत्र देना पड़ता था। तो 9 घाट मतलब जहां पे बोट्स लग रही है, ठीक है, यहां पे, और जो नाव लेके जा रहे हैं उनको, इन दोनों को चार्ज देना पड़ता था। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोई लेगा ना, आज लेते हैं तब क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, सिंपल सी बात है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिया था। अब देखो चीनी यात्री, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है एक क्वेश्चन का। नीचे दूसरा स्टेटमेंट वेनसोंग के ऊपर है, कह रहा है चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग ने हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बनाया, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। मतलब वेनसोंग जब मिलता है हर्ष से, तो हर्ष क्या है, दिखता है कि ये बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी है। ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी तो था नहीं भाई, महायान का पूजक था, नालंदा में स्टडी भी करता है और बौद्धिज्म के लिटरेचर्स को लेके भी जाता है। महादानी बोला है, कट्टर बौद्ध बोला है, किसको? हर्षवर्धन को, वेनसोंग। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कह रहा कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया। तो पहली बात बता, क्या फाहियान आया था कनिष्क के समय? इतना सोचोगे आंसर मिल जाएगा। और कनिष्क पढ़ने के लिए मैंने आपको याद करो होमवर्क दिया था।
ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, आते हैं अब हम लोग थोड़ा सा चालुक्य डायनेस्टी को समझते हैं। चालुक्य डायनेस्टी समझते ही हमारा टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। देखो, चालुक्य डायनेस्टी आपकी 6वीं से 12वीं आपकी ड्यूरेशन के बीच के सेंचुरी के बीच की है। इनकी 4 शाखाएं थी, इनकी 4 शाखाएं थी। चालुक्य, बदामी, बदामी के चालुक्य, ठीक है, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनिलवाड़ जिसको हम लोग लाट कहते थे उसके चालुक्य, सोलंकी के चालुक्य भी, या अनिलवाड़ या सोलंकी के चालुक्य। तो ये इनकी 4 शाखाएं थी। तो इनकी शाखाओं के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बदामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनिलवाड़ा के चालुक्य, ये 4 इनकी ब्रांचेस हो गई, 4 ब्रांचेस थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रांच थी वो आपकी बदामी के चालुक्य की थी, बदामी के चालुक्य की थी। पुलकेशिन प्रथम जो थे वो बदामी के चालुक्य संस्थापक माने जाते हैं। तैलप द्वितीय जो है वो कल्याणी के चालुक्य संस्थापक माने जाते हैं। अच्छा, तैलप द्वितीय वाले में थोड़ा सा आप लोग डाउट भी आ सकते हो कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, हालांकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे समझाऊंगा। अभी दिमाग में रखो, मेजरली तैलप द्वितीय को ही माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे, उनका नाम था विष्णुवर्मन। उन्होंने वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, वेंगी को जीता गया था, किसके द्वारा? वेंगी को पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था और अपने भाई को दे दिया था, विष्णुवर्मन को। ठीक है, बाद में जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक है, जब इनकी मृत्यु होगी मतलब पुलकेशिन द्वितीय की, तो यहां पे ये स्वतंत्र शासन की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, विष्णुवर्मन। ठीक है, तो ये बात समझ जाना। ठीक, तो ये बात यहां से हम लोग चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था कि वेंगी को जीत के समर्पित किया था। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय सबसे इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं इस पूरे चालुक्य के ड्यूरेशन में। सबसे प्रसिद्ध शासक है, वेरी मोस्ट फेमस रूलर है। ठीक है, सबसे विजयी रूलर भी है। हर्षवर्धन को इन्होंने पराजित किया था। हमने पढ़ा कि नर्मदा के तट पर इन्होंने पराजित किया, इन डिटेल पढ़ा, उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है वो भी पढ़ा। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने पल्लवों पे भी लड़ाई किया। पल्लवों से ही इन्होंने वेंगी को छीन के दिया भी था अपने भाई विष्णुवर्धन को। ठीक है, पल्लव पे इतना ही नहीं रुकते हैं। पल्लव शासक महेंद्रवर्मन था और पल्लवों की राजधानी कांची थी। इन्होंने कहा कि भाई हम कांची जीत लेते हैं। महेंद्रवर्मन प्रतिरोध तो करता है लेकिन केवल अपनी कैपिटल बचा पाता है। बाकी जो पुलकेशिन द्वितीय था वो लगभग पल्लव डायनेस्टी जीत लेता है, खासतौर पर नॉर्थ पल्लव जीत लेता है। जैसे ही वो लगभग राजधानी पहुंचता है, राजधानी का लगभग संरक्षण कर लेते हैं महेंद्रवर्मन। राजधानी आपका कहने का मतलब है कि पुलकेशिन द्वितीय नहीं जीत पाता है। अब वो पुलकेशिन द्वितीय को लगता है कि फिर से ताकत जुटाओ और आके पल्लव की कैपिटल जो है, राजधानी जो है कांची, उस पर अटैक करो, जीत लो। लेकिन तब तक महेंद्र वर्मन प्रथम की जगह शासक जो था वो नरसिंह वर्मन हो चुका था। नरसिंह वर्मन के समय दोबारा अटैक करने आते कौन? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन नरसिंह वर्मन जैसे नाम वैसा काम, इस बार पुलकेशिन को निपटा देगा, हरा देगा। और हराएगा ही नहीं, ठीक है, वातापी या बदामी हमको पता है चालुक्यों की कैपिटल थी और चालुक्यों की कैपिटल ही जीत लेगा, या तो इसकी राजधानी जीतने और ये जीत लेगा उनकी राजधानी। और कभी भी कोंडा मतलब होता है विजय, वातापी का विजय करने वाला, जीतने वाला, इसकी टाइटल लेगा वातापी कोंडा। ठीक है, इसी तरह एक टाइटल है गंगई कोंड चोलपुरम। बताओ किसका टाइटल है? ठीक है, तो कोंडा विजय से रिलेटेड टाइटल है। ठीक है, हाँ समझ गए भाई। तो वातापी कोंडा की इसने क्या किया? टाइटल लिया, वातापी कोंडा की टाइटल लिया। ये देखो टाइटल ऑफ वातापी कोंडा, ये समझ गए हम लोग। ठीक, आए थे उनका जीतने, हार गए खुद का। ठीक है, वही होता है अतिशय लालच साथ नहीं देती है। तो ये हम हो गया। अब हमको क्या करना है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को देखना है। उन इंपॉर्टेंट एरियाज में हमारा पहला क्या होगा? वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी। देखो कहा जाता है कि जो इसके फाउंडर थे वो भीम प्रथम को माना जाता है, भीम प्रथम को माना जाता है। लेकिन कुछ सोर्सेज हैं जो फाउंडर के तौर पे आपके तैलप द्वितीय को मानते हैं। ठीक है, तो तैलप द्वितीय और भीम प्रथम दोनों ऑप्शन में है, तो ध्यान देना। कुछ राजनीतिक इतिहासकार तैलप द्वितीय को मानते हैं, ठीक है, लेकिन भीम प्रथम भी ऐसा माना जाता है कि इसका संस्थापक है। दोनों ऑप्शन मिले तो भीम मारना, नहीं तो तैलप द्वितीय मारना। ठीक है, दोनों ऑप्शन मिले तो भीम मारना। अच्छा आप समझो, तैलप द्वितीय ने क्या किया था? इन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाई थी? तो इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी मान्यखेत। ये न है मान्यखेत। मान्यखेत क्या था? ये कैपिटल था। मान्यखेत क्या था? कैपिटल था। ओके, आगे चल के इसी में एक शासक आता है जिसका नाम है सोमेश्वर प्रथम। ये लगभग 1043 से लेके 1048 और 48 नहीं 68 लगभग 25 सालों तक शासन करता सोमेश्वर प्रथम।
आपको शासन कौन करता है, ये नहीं, ये ऑर्डर याद करो। भीम प्रथम, तैलप द्वितीय, सोमेश्वर, विक्रमादित्य, सोमेश्वर तृतीय और सोमेश्वर तृतीय, दोनों सोमेश्वर तृतीय, मतलब सोमेश्वर तृतीय पे ही लास्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, सोमेश्वर तृतीय हम लोग देख लें। सोमेश्वर तृतीय के बाद से हमको एक चीज और देखना था, सोमेश्वर चतुर्थ लास्ट था। हाँ, ये यहाँ पे चतुर्थ कर लो। कहां से तृतीय दोबारा गया भाई, सोमेश्वर चतुर्थ, आगे। ठीक है, तो सोमेश्वर, अब सोमेश्वर प्रथम के बारे में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस बात है। ठीक है, ठीक, तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में है कि इसने एक लड़ाई लड़ी थी 1054 में, जिसको हम लोग कहते हैं कोप्पन की लड़ाई। ठीक है, ध्यान देना, जिसको हम लोग कहते हैं कोप्पम की लड़ाई, ध्यान देना। सोमेश्वर प्रथम ने एक लड़ाई लड़ी थी जिसको हम लोग कहते हैं कोप्पम की लड़ाई। ये फैक्ट क्या लगता, वार ऑफ कोप्पम, वार ऑफ कोप्पम या कोप्पम की लड़ाई। वार ऑफ कोप्पम कब हुआ था, ये लड़ाई लड़ी गई थी 1054 में, 1054 में, 1054 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई किसके विरुद्ध सोमेश्वर ने लड़ा था, तो ये चोलों के विरुद्ध लड़ा था, चोल शासक के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, तो कह रहा है कि चोल राजा धीराज की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, यानी सोमेश्वर ने कोलप्पम की लड़ाई जीत गया था, इसकी कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाद में ध्यान देना, एक राजेंद्र चोल नामक एक शासक आता है और वो सोमेश्वर प्रथम को पराजित कर देता है। ठीक है, बाद में राजेंद्र चोल नामक एक शासक आएगा और वो सोमेश्वर प्रथम को क्या करेगा, पराजित कर देगा। ठीक है, यानी पलटवार चोल कर लेते हैं, चोल हमने बोला भी आपको देखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, तो राजेंद्र चोल से पराजित होगा, लेकिन एक राजा धीरा जो तत्कालीन कोलप्पम की लड़ाई में चोल राजा था उसको हरा जाता है। ठीक है, तो सोमेश्वर ने कोलप्पम की लड़ाई लड़ी थी, कोलप्पम की लड़ाई इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने क्या किया, जो आपकी कैपिटल मान्यखेत थी, तो इसने कैपिटल भी चेंज किया, मान्यखेत से कैपिटल क्या किया, इसने अपना चेंज किया और कल्याणी बना देगा। कल्याणी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो यहां पे कैपिटल चेंज दिख रहे हो आप लोग, राजधानी परिवर्तन हो रहा है, राजधानी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, मान्यखेत से कल्याणी। अच्छा, इसको साफ साफ लिख दूं ताकि नोट्स उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, कुप्पम की लड़ाई वर्सेस यहां पे लिख देता हूं चोलों के साथ। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। क्या होता है भाई, पहले मान्यखेत थी और मान्यखेत से क्या हुआ, कल्याणी हो गया। ओके, मान्यखेत से कल्याणी हो गया। अब हमारी बात आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक, ठीक है, देखो इसने क्या है कि बेसिकली चोल से ये जीता था, तो चोलों से बाद में हारा भी था, जैसे राजेंद्र चोल से हार गया था। ठीक है, राजेंद्र चोल से हार गया था और इसके बाद से जो चोल शासक था, ठीक है, उसने क्या किया, विजयेंद्र की टाइटल रखा था इसको हराने के बाद। तो ये बेसिक फैक्ट है, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे आके आता है विक्रमादित्य 6, ये जीतता भी है चोलों से और हारता भी है। विक्रमादित्य 6, ये विक्रमादित्य शिष्य और जो 6 है वो बड़ा शिष्य नहीं, 6 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, इन्होंने चालुक्य विक्रम संवत चलाया, चालुक्य विक्रम संवत चलाया। और इनके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां रहती थी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, इनके दरबार में आपको बिल्हड़ देखने को मिलेंगे। इनके दरबार में कौन था, तो बिल्हड़ महोदय थे, ना कल्हड़ नहीं, बिल्हड़ महोदय इनके दरबार में थे और विज्ञानेश्वर महोदय इनके दरबार में थे, प्लस विज्ञानेश्वर, ये दो लोग इनके दरबार में थे। ठीक है, बिल्हड़ महोदय ने क्या लिखा है, तो बिल्हड़ महोदय ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, विक्रमांक देव चरित्र। जानना क्या है, विक्रमांक देव चरित्र, मांक देव चरित्र एक बुक है, ये बिल्हड़ महोदय लिखा है। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है, ध्यान देना, तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है, मिताक्षरा लिखा है, जो कि क्या है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका है, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर टीका है।
ओके, याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। आगे बात समझ में, ठीक है ना। सोमेश्वर तृतीय आगे एक शासक बनेंगे, इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है और उस बुक का नाम क्या है जान देना, ठीक है। तो मानसोल्लास है, मानसोल्लास नामक इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, तो ये दिमाग में रखना। और ये लास्ट रूलर हो गए, ये लास्ट शासक हो गए, ये लास्ट हो गया, ये हम लोग समझ गए। तो वेस्टर्न चालुक्य में क्या करना है कि कैपिटल पहले मान्यखेत थी, बाद में क्या होता है सोमेश्वर प्रथम के द्वारा कैपिटल चेंज कर देता है। सोमेश्वर चतुर्थ लास्ट है। सोमेश्वर तृतीय नामक एक शासक था जिसने मानसोल्लास नामक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और विक्रमादित्य सिक्स क्या है, इनके दरबार में विल्लड़ और विज्ञानेश्वर रहते थे। कल्हड़ से आपको फंसाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेंगी के चालुक्य को देखते हैं, वेंगी के चालुक्य को देखते हैं। तो वेंगी जो ये स्टेट है आपका ना, ये आप देखोगे कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में स्थित ये स्टेट है, ठीक है, स्टेट है। तो इसका लोकेशन देख लिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं, तो विष्णुवर्धन क्या है, इसका फाउंडर हो गया। हमने पढ़ा ही कि पुलिकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, ने यह क्षेत्र जीत कर किसको दिया था विष्णुवर्धन को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फाउंडर हो गया। विष्णुवर्धन क्या हो गया, इस वंश का संस्थापक हो गया, ठीक है। और वेंगी क्या थी, इसकी कैपिटल थी, वेंगी एक जो लोकेशन थी वो कैपिटल थी। आगे एक शासक बनता है जयसिंह प्रथम, इसमें एक शासक बनेगा। जयसिंह प्रथम के बाद से शासक बनता है विष्णुवर्धन। इन दोनों लोग के बारे में, ठीक है, विष्णुवर्धन, इन दोनों लोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्रम में दिमाग रखना, कुछ नो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप लोग को दे दें, ठीक है। इनकी टाइटल्स आती हैं, लेकिन आपको टाइटल्स इनकी जानिए क्या करेंगे आप लोग, रहने दो, इतनी टाइटल्स पढ़ो वही याद हो जाए बहुत है, ठीक है। और इसमें आगे चल के विजयादित्य 6 आता है, जो कि इसका लास्ट रूलर होता है, ठीक है। मेरा बस ये कहीं क्रम ना पूछ दे, सबका संस्थापक और लास्ट ना पूछ दे, बस इसलिए। लास्ट हमारा है आपका चालुक्य, ठीक है। देखना कहां के, अनहिलवाड़ा के चालुक्य, ठीक है। भूवड़ कौन थे, तो फाउंडर माने जाते हैं, ध्यान देना। भूवड़ कौन थे, तो भूवड़ प्रथम, बेसिकली इनका नाम था भूवड़ प्रथम। भूवड़ प्रथम कहा जाता है कि इसके कौन थे, प्रथम शासक थे या फाउंडर थे, जो भी कह लो। योग्य शासक के तौर पे पहला जो आता है वो आते हैं मूलराज प्रथम, ठीक है। तो योग्य शासक यानी हम लोग कह सकते हैं बेसिकली वास्तविक संस्थापक, इनको बोलते हैं वास्तविक संस्थापक। वो कौन है, मूलराज प्रथम है, मूलराज प्रथम जी हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, अनिलवाड़ा को कैपिटल बनाई थी, ठीक है। अनिलवाड़ा को इन्होंने कैपिटल बनाई थी। आगे भीम प्रथम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पीटी में इनके बारे में क्वेश्चन आता भी है। और हमको जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर दिखता है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पे स्थित है, माउंट आबू, याद है, पेपर में क्वेश्चन आता है मेरे भाई, माउंट आबू पे स्थित है, ठीक। ये किसने बनवाया था, ये भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। भीम प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। भीम प्रथम के ड्यूरेशन में क्या था, महमूद गजनवी ने, जानना, महमूद गजनवी ने क्या किया था, बेसिकली आपका सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर पर, कहां पे, ये गुजरात पर अटैक किया था, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। आगे एक शासक आते हैं आपके कुमारपाल। कुमारपाल ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैन रिलीजन को। और जैन रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था, जो अहिंसा, ठीक है, ये पूरी जीव हिंसा, मद्यपान, सबको रोक देंगे, ठीक है। जैनिज्म को स्वीकार कर लेंगे तो जैनिज्म के प्रिंसिपल्स को लागू भी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शासक है आपके मूलराज द्वितीय। इनके ड्यूरेशन में 1178 में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया, मोहम्मद गोरी ने अटैक किया। और उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद गोरी को परास्त किया। मोहम्मद गोरी परास्त हुआ था 1178 में। मोहम्मद गोरी क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी के आक्रमण को मूलराज द्वितीय ने पराजित कर दिया था, हरा दिया था। बाद में अनिलवाड़ा पे बेसिकली क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रोल हो जाता है बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, बेसिकली कंप्लीट हो जाता है जो लेटर गुप्ता पीरियड है वो भी, ठीक है। होमवर्क के तौर पे मेरे भाई जो मैंने आपको स्टार्ट में दिया वो आप जरूर करना।